तो फॉरेन पॉलिसी में क्या हमने बताया था आपको? अच्छा अच्छा, इंडिया पाकिस्तान। तो ये मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी चीज फॉरेन पॉलिसी में लिखना होता है, तो हमने पिछली बार एक क्लास एग्जाम्पल आपको बताया था कि कोई लेटेस्ट पार्ट आ जाए, करतारपुर गुरुद्वारा या करतारपुर गलियारा, तो इसका कैसे लिखोगे। अब मान लो पूरे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को देखना हो, तो बुक आपने पढ़ ली अच्छे से? बुक पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो अब जिन लोगों ने बुक नहीं पढ़ी है तो कहानी फिर सुनिए। इससे एक बार आपसे हमेशा पढ़ के आने की अपेक्षा होती है। फर्स्ट यू गो थ्रू द एंटायर बुक, और जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो उनके लिए एक बुक आती है, डज इंडियन एलिफेंट डांस, दैट इज बाय डी मेलोन। तो एक बुक इंग्लिश में पढ़ लें, बाकी हिंदी में तो आपको मैंने दे ही दी है। अब आप देखेंगे कि तो अगर हम मान लो कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बात करें, तो पहला हम आपको बताते हैं कि फॉरेन पॉलिसी लिखने में घटनाओं का महत्व नहीं होता कि कौन कब कहाँ यात्रा कर रहा है, कौन कब आया। और आपको लगता होगा कि अगर कल के लिए इंडियन पीएम पाकिस्तान की यात्रा कर देंगे या पाकिस्तान के पीएम हमारी यात्रा कर देंगे, तो ऐसा कोई क्वालिटेटिव चेंज हो जाएगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी या संबंध डिपेंड करते हैं कि हमारी इंटरेस्ट क्या है। अच्छा, आपका जिसके साथ संबंध है रोज रोज चेंज होता रहता है, कुछ परमानेंट होता है? आपके साथ जो संबंध है दैट इज चेंजिंग ईच एंड एवरी डे, ऐसा नहीं होता। वैसे आईआर में भी होता है। तो मान लीजिए कि हमें इंडिया पाकिस्तान के संबंध को लिखना हो, तो कुछ भी, इसलिए आप इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को देखें तो ऐसा नहीं कि रोज रोज चेंज होगा। और उसमें कैसी इश्यूज देखते हैं कि पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज ए बेसिक ओरिएंटेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड व्हाट इज बेसिक ओरिएंटेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। अगर हम किसी भी देश के संबंध की बात करते हैं तो ये देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, पाकिस्तान क्या चाहता है, उसकी फॉरेन पॉलिसी कोर क्या है, और फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात क्या है। तो पहले आपको बता दें कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट 18 करोड़। इसे पाकिस्तान एक रीजनल पावर है, महाशक्ति नहीं है। तो पहले तो हमें रिलेशन दिखते समय ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक क्षेत्रीय शक्ति है, पाकिस्तान इज अ रीजनल पावर, इट इज नॉट ए मेजर पावर। क्षेत्रीय शक्ति का मतलब है पाकिस्तान का प्रभाव दक्षिण एशिया के बाहर नहीं फैलता। तो मूलतः जो द एंटायर इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड पर्टिकुलरली इन साउथ एशिया, उसका पूरा प्रभाव दक्षिण एशिया तक सीमित है। अब देखिए, रीजनल अलग अलग देश अलग अलग शक्तिशाली होते हैं। जैसे आपका प्रभाव के मोहल्ले तक है, उससे ज्यादा है, हॉस्टल तक है, उससे ज्यादा है। अलग अलग लोग अलग पावरफुल होते हैं। कुछ लोगों का प्रभाव घर में ही नहीं होता, तो दे आर वेरी लेस पावरफुल पीपल, तो उनकी शक्ति कम होती है। तो पावर इज रिलेटिव। अब कोई क्षेत्रीय शक्ति है, कोई महाशक्ति है, तो पहला पाकिस्तान इज रीजनल पावर, लेकिन जितना रीजनल पावर के पास हथियार होने चाहिए, पाकिस्तान के पास मिलिटरीली इज वेरी स्ट्रांग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इकोनॉमिकली नाउ पाकिस्तान इज इन ए वेरी टर्बुलेंट कंडीशन। अभी तो डामाडोल इसकी है इकोनॉमिक रूप में, लेकिन सैनिक रूप में पाकिस्तान आज भी दुनिया के बड़े राज्यों में शामिल हो जाता है। तो ये अपने आप इंटरेस्टिंग पार्ट है। पाकिस्तान की जितना साइज है, 18 करोड़ की आबादी, उससे बड़ा देश इंडोनेशिया, और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान के पास आईसीबीएम है, और पाकिस्तान चंद्र मिशन अब जल्दी शुरू करने का प्रयास करेगा क्योंकि भारत ने कर दिया है। तो मिलिटरीली पाकिस्तान इज स्ट्रांग एंड इंपॉर्टेंट बात है कि ये न्यूक्लियर पावर है, परमाणु शक्ति है इसके पास, और दुनिया में परमाणु शक्ति कुछ गिने चुने लोगों के पास है। तो मिलिटरीली पाकिस्तान इज स्ट्रांगर। आर्थिक रूप में भले ही खराब स्थिति हो, तो रीजनल पावर है,
न्यूक्लियर पावर है तीसरा। ये चीजें चेंज नहीं होने वाली है, आज नहीं, कल नहीं, 5 साल बाद भी नहीं। लेकिन जो सेकंड चीज है, पावर स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन देखते हो, खास तौर पर जब हम पॉलिटिकल साइंस में लिखते हैं, चीजें कॉन्सेप्चुअल लिखते हैं। अगर हम पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर देखें तो मिलिट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें सरकार का सबसे शक्तिशाली अंग क्या है? इट्स नॉट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और इट इज मिलिट्री। इसलिए देखेंगे पाकिस्तान में हमेशा सेना की शक्ति ज्यादा रही है, मिलिट्री की शक्ति ज्यादा रही है। और आज भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है, बट इंटायर पावर इज इन हैंड ऑफ बाजवा, द आर्मी चीफ। तो पाकिस्तान में ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि पाकिस्तान अगर किसी देश की फॉरेन पॉलिसी आप देखना चाहते हैं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि आखिर में काम कैसे करता है। तो रीजनल पावर है, न्यूक्लियर पावर है, उसके बाद यानी मिलिट्री, इट इज अ पावर स्ट्रक्चर में देखा जाए गवर्नमेंट में सबसे शक्तिशाली रोल किसका है? मिलिट्री का। और बहुत कम समय पर वहां डेमोक्रेसी कभी रही है, कभी नहीं रही है। तो डेमोक्रेसी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी ट्रांजिशनल फेनोमेना इन पाकिस्तान। अगला अगर आप देखेंगे, जो विकासशील देशों की समस्या है, ये पाकिस्तान की समस्या नहीं, पूरे साउथ एशिया की समस्या है। जब हम बात करें कि दक्षिण एशिया में होने वाले संघर्ष, दक्षिण एशिया की प्रॉब्लम, तो पाकिस्तान इज ऑल्सो एथनिकली डिवाइडेड फ्रॉम एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट आर वेरी मच विजिबल एंड इट्स ऑब्वियस। पाकिस्तान में ऐसा है। यानी बलूचिस्तान का मूवमेंट देखिए, बलूची कहते हैं कि हमें अलग प्रॉब्लम है, सिंधी, मुहाजिर। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब, नृजातीय संघर्ष का मतलब होता है कि जाति, भाषा, धर्म की पहचानों को प्राथमिक मानना, नागरिकता की पहचान नहीं। जबकि आधुनिक युग में, आधुनिक राज्य में लोगों की मूल पहचान क्या होना चाहिए? पीपल आर सिटीजन्स, वो नागरिक हैं, न कि धर्म के अनुयायी हैं। दे आर नॉट फॉलोअर ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये पाकिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर है। तो नृजातीय रूप में हमेशा प्रॉब्लम होती है। अब ये पाकिस्तान है। अब देखें कि फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी क्या है। अब इसकी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी क्या है? पाकिस्तान की विदेश नीति का मूल प्राथमिकता क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ फॉरेन पॉलिसी? तो पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी का अगर बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे, तो पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी का जो मूल बेस है वो है एंटी इंडिया, भारत विरोध। पाकिस्तानी विदेश नीति का मूल आधार ही क्या है? भारत विरोध। अब कहेंगे भाई ये कौन सी बात होती है? अब फॉरेन पॉलिसी का आधार होना चाहिए कि अपने, अब कहेंगे राष्ट्रीय हितों को बढ़ाना, फर्दरिंग नेशनल इंटरेस्ट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है? भारत का विरोध। ये बात सच है, क्योंकि भारत का विरोध इसलिए कि पाकिस्तान का मानना है कि भारत उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इंडिया, देखिए खतरे दो होते हैं, एक होता है कोई आपको कभी धमकी दे दे, कोई धमकी दे दे, और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब है कि somebody is threatening to kill you and that is very dangerous. Existential threat का मतलब है over that issue we are not ready to compromise at all. तो पाकिस्तान मानता है कि भारत उसका विनाश कर देगा, भारत उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके एग्जिस्टेंस खत्म कर देगा, अस्तित्व का खतरा है, और फॉरेन पॉलिसी में इसे बहुत खतरनाक माना जाता है। और जब कोई देश ये मान रहा है कि वो उसे खतरा है तो फिर वो संबंध कभी नहीं बनेगा। तो सवाल ये है, जब आप ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान, तो फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हम न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के कोई भी उत्तर आप नहीं लिख पाओगे। बुक पढ़ी है, न्यूज़पेपर क्या है, अभी हो गया, कहानी लिखी रहती है, ये वहां गए, इमरान खान ने ये कहा। अब हम एक बार लोग कहेंगे
अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा लेकर चले गए, बड़ी उम्मीद बन गई, उसके बाद फिर कारगिल हो गया। हिस्ट्री है, कहानी है। बाकी कब लाहौर घोषणा पत्र हुआ, कब आगरा शिखर वार्ता हुई, एंटायरली हिस्ट्री, वो लिख नहीं सकते, अब न पूछा जाएगा। अब बताइए इसमें क्या बदल रहा है? 70 साल से पाकिस्तान का अप्रोच बदल गया भारत के प्रति। तो आईआर में नया क्या होता है? व्हाट इज न्यू? आंसर नथिंग। नया क्या होता है? अब आप देख लीजिए, घटनाएं होंगी, यात्रा होगी, सरकारें बदल जाएंगी। ये अप्रोच पाकिस्तान का बदला नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान का तो पहले कश्मीर चाहिए। ट्रंप ने कहा पहले पैसा चाहिए, पहले कश्मीर। इमरान खान ने पहले कश्मीर, पैसा बाद में। पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी की सेंट्रिक है कश्मीर। तो पाकिस्तान कहता भाई द वर्ड के इज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान के सेंटिमेंट देखना हो तो आप कभी देखिए, हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी लाहौर चली गई। तो लाहौर के एक व्यक्ति के पास गई तो उस व्यक्ति को खूब शराब पिलाया गया। इंडिया ने कहा कि भाई एक चीज हम तुमसे मांगना चाहते हैं। उसने बेहोशी की हालत में था, तो उसने कहा सब कुछ मांग लेना कश्मीर छोड़ के। दैट इज साइकोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, दैट ऑफ पर्सन हु इज अबाउट टू इवन फेंट बट ही इज नॉट गिविंग अप द इश्यू ऑफ कश्मीर। देन हाउ यू कैन इमेजिन दैट दे विल फॉरगेट द इश्यू ऑफ कश्मीर? वो कश्मीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, एंटी इंडिया अप्रोच है। अब पाकिस्तान ये बात जानता है कि एंटी इंडिया अप्रोच है, तो अकेले तो पाकिस्तान हमारा मुकाबला कर नहीं पाएगा। भाई 20 करोड़ 130 करोड़, पाकिस्तान इज इक्वल टू लेस देन उत्तर प्रदेश। 4 प्रोविंस है पाकिस्तान में, जमा 4, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, 4 प्रोविंस है। और हमारे कितने प्रोविंस है? 29। तो आप याद रखिए, हमारा तो उत्तर प्रदेश ही पाकिस्तान से बड़ा हो जाता है। तो पाकिस्तान वो जानता है कि भारत के खिलाफ संघर्ष उसका है, भारत का विरोध करेगा। इसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे, 2 चीज न बोले ऐसा हो नहीं सकता, इंडियन कश्मीर। बाकी कोई भी तीसरी चीज बोले न बोले, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यहां तक कि पाकिस्तान अभी एक पर्यावरण के सम्मेलन में गया और बातचीत हो रही थी, तो पाकिस्तान का पर्यावरण की मूल समस्या का ही कारण कश्मीर है। कश्मीर, हाउ कश्मीर कैन बिकम द बेसिक रीजन बिहाइंड द एनवायरमेंट? पाकिस्तान का ना, भारत की सेनाएं कश्मीर में तैनात है और कश्मीर में तैनाती से सारा वहां पर्यावरण खराब हो रहा है, और पर्यावरण खराब हो रहा है इसीलिए हिमालय पिघल रहा है। और हिमालय का पिघलना, द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब लो, पर्यावरण की समस्या। इसलिए कश्मीर एंटी इंडिया। और पिछले 70 सालों में ऐसे कई बार हमने कहा पाकिस्तान से, यार कुछ और बात करूंगा, पहले कश्मीर। हमने कहा व्यापार, पहले कश्मीर। हमने कहा प्यार, पहले कश्मीर। लो, किसी बात पे तैयार नहीं। 70 साल में बदला या नहीं बदला? क्या बदला? तीसरी बात, अब पाकिस्तान ये बात जानता है, ब्रैकेट में ये कहा किसने? प्रोफेसर एस.डी. मोनी, जो विचार है पाकिस्तान की इस फॉरेन पॉलिसी को बताने वाले हैं, ब्रैकेट में एस.डी. मोनी, एस फॉर एस कुमार, डी फॉर दिल्ली एंड मुनी फॉर साधु। एस.डी. मोनी। तो अब ये विचार उन्होंने दिया है। अब देखिए तीसरी बात है, पाकिस्तान क्या करता है? पैन इस्लाम की पॉलिसी अपनाता है। इस्लामी देशों के बीच एकता। अब देखो ओआईसी में उसने इंडिया का क्यों अपोजिशन किया? इंडिया ओआईसी में गया, और जब इंडिया को ओआईसी में बुलाया गया तो पाकिस्तान ने, यानी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बड़ा आधार रहा है पैन इस्लाम। सारे इस्लामी देशों को इकट्ठा किया जाए, और सारे इस्लामी देशों में जाकर वो क्या बोलता है? कश्मीर का मुद्दा ये है और सब लोगों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हम इस्लाम, कश्मीर इस्लाम, पाकिस्तान इस्लाम। और दूसरा, वो ये बात जानता है इंडिया को काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया की सहायता लेता है, यूएई की सहायता लेता है। और संयोग की बात है कि नाउ सऊदी अरेबिया, यूएई आर मोर क्लोजर टू इंडिया देन पाकिस्तान।
इसी बात पर तो वाईसी में उसने कहा, यूएई भाई तुमने भी इंडिया को बुला लिया, इंडिया को बुलाने की आवश्यकता है, इंडिया को बुलाने की आवश्यकता है, फिर भी बुलाया गया। तो आप देखेंगे कि वो इंडिया के कितनी भी, भाई ओआईसी में इंडिया चला जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसने ऑब्जेक्शन किया। और लास्ट में इंडिया काउंटर करने के लिए वो कभी न कभी मेजर पावर का सहारा जरूर लेता है। एंड हु आर द मेजर पावर? पहले अमेरिका था, अब कौन है? चाइना। ये है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बेस। दैट इज द प्रायोरिटी ऑफ पाकिस्तान। और जैसे हमने एक राइटर का पिछली बार भी जिक्र किया था, हुसैन हक्कानी ने ये बात कही है कि पाकिस्तानी विदेशन में खास बात क्या है? भारत की बराबरी। हर मामले में भारत की बराबरी करना चाहेगा कि भारत को बराबरी किया जाए, भारत के पास जो वेपन्स है उसके पास भी होने चाहिए, भारत के पास जो चीज है उसके पास भी होनी चाहिए। दैट इज इंडियाज पॉलिसी, पाकिस्तान पॉलिसी। अब बताइए, अब जरा हम देख लें इंडिया क्या है, इंडिया की पॉलिसी क्या है, तो इससे मैच होता है, मिसमैच होता है? आपका दोस्त कौन है? ये लो हमें जो दोस्त बना रहे हैं, इतना दोस्ती गंभीर संकट आ गया। अरे भाई बूढ़े आदमी को दोस्त क्यों बनाओगे यार? सब लोग यंग व्यक्ति को दोस्त बनाओ। क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा, दूसरी बात, अब जरा देखें, अब हम जब पाकिस्तान की इंडिया की प्रायोरिटी देखें, अगर मैच होगा, भाई आप किसके साथ रहना चाहते हैं? जिसके साथ आपका एटीएम मैच हो जाए पहला। भाई एटीएम कोई चाय पिला रहा है उसके साथ रहना चाहेंगे, कोई आर्थिक सहायता दे रहा है, चाय पिला रहा है। तो इसलिए जब जरा देखें, फॉरेन पॉलिसी के अध्ययन का बड़ा बेसिक तरीका है, वो यही लिखा जाता है, किताब क्यों पढ़े, कहानी पढ़ लीजिए, लिख नहीं पाएंगे। इसी विषय को पढ़ना और लिखना बहुत अंतर होता है। एंड व्हाट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव? राइटिंग। इसलिए तो कई बार लोगों को बहुत विषय पता होता है, वो लिख ही नहीं पाते। या तो जो भाई और आप तो 150 250 में इतनी में चीजें लिखनी है और अब कहानी लिख नहीं सकते, कॉन्सेप्चुअल चीज प्रोफेसर को चाहिए। वैसे सिंपल, इसीलिए आप फॉरेन पॉलिसी के केवल लिखने का, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, लिखने का तो मामला है। दूसरी बात है, अब जरा देखिए इंडिया कौन है और इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इंडिया रीजनल पावर है, मेजर पावर है, महाशक्ति है। यानी इंडिया इज अ मेजर पावर, ग्रेट पावर। वैसे कई बार हमें लगता नहीं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और ये स्वभाव है, जिसके साथ हम रहते हैं उसको हमेशा अंडरमाइन करते हैं। कई बार मानव स्वभाव है। कई बार तो लोग ऐसे करते हैं, कई बार मान लो 2 रूममेट एक साथ रह रहे हैं, तो एक का सिलेक्शन हो गया, दूसरा कहता है अरे सर वो मुझसे पूछ पूछ के पढ़ता था, उसका हो गया। लगता है सब किस्मत खेल है। एक बात याद रखिए, जो हमारे साथ रहता था उसको हमेशा अंडर करते हैं। हो सकता है कि वो बहुत ही ब्रिलियंट था, लेकिन चूंकि हम कई बार जिसके साथ रोज रहते हैं उसकी विशेषताओं को नहीं देख पाते। इस वजह से इंडिया इज अ ग्रेट पावर, मेजर पावर, आपको लगे या न लगे। लेकिन आज मान लीजिए, हम अब कहें क्यों मान लें? इंडिया इज अ मेजर पावर और अ ग्रेट पावर, ये महाशक्ति है। महाशक्ति है, आप मानेंगे नहीं मानेंगे? क्यों मानेंगे? मेरे कहने से आप, हमने पहले कोई बात आप मानते हैं नहीं मानते हैं, उसके पीछे आपके आर्गुमेंट होने चाहिए, उसके पीछे आपके आर्गुमेंट होने चाहिए क्यों कोई बात मानेंगे। और इंडिया इज ग्रेट पावर, उसके कई कारण है कि आप मानेंगे। अभी लेटेस्ट बनी चंद्रयान, भाई चंद्रयान प्रोजेक्ट कितने लोगों ने छोड़ा है? इसका मतलब है देयर आर 193 कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड। इतनी बात नहीं, ये देख, इसे आप याद रखिए। भारत का महत्व देखिए दोस्तों, और सबसे बड़ी जनसंख्या, हमारे ह्यूमन रिसोर्स, ओ माय गॉड, व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, ह्यूमन रिसोर्स। याद रखिए, जिसको आप जनसंख्या कहते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। और जब मैं मुखर्जी नगर के पार्क में बच्चों को पढ़ते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है भारत कोई पीछे नहीं छोड़ सकता।
एंड नाउ द टुडेज न्यूज इज दैट यूके की होम मिनिस्टर कौन बना? क्या? हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ यूके? क्या? ओ माय गॉड, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था, अब हम चुन चुन के बदला ले रहे हैं दोस्तों। 10 लाख इंडियन वहां चले गए हैं और प्रीति पटेल होम मिनिस्टर बन गई है। अब हमारे जाने का रास्ता साफ। और आने वाले समय में लंदन किसका, ऑस्ट्रेलिया किसका, यूएस किसका? इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेट्स एक्सप्लोर द पॉपुलेशन। जनसंख्या बढ़ाओ दोस्तों और कर लो दुनिया 130 करोड़, 130 करोड़। कमाल की बात है दोस्तों, जहां पैदल निकल जाए हाहाकार मच जाएगा। ओह माय गॉड, व्हाट अ पॉपुलेशन। कितनी बार बताएं। एंड अब देखा, इंडिया नाउ 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। कोई भी चीज हम फॉरेन पॉलिसी में इमोशन नहीं चलता, रीजन चलता है, लॉजिक। और आप यूपीएससी में बार बार कहते हैं कि आपका तर्क हमेशा आपका तर्क आधारित होना चाहिए, भावना आधारित नहीं। इस वजह से आप अगर सारे तर्क को देखेंगे, इंडिया इज नाउ एस्पायरिंग फॉर बिकमिंग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ये हमारा टारगेट है। विद 193 मेंबर्स ऑफ यूएन। और हम अगर 5वीं इकोनॉमी बनना चाहते हैं, देयर इज समथिंग ग्रेट। और हम ये नहीं बताएंगे परमाणु बम हमारे पास है, क्योंकि परमाणु बम इसके पास भी है। परमाणु बम रखने से कोई पावरफुल हो जाता, नॉर्थ कोरिया भी पावरफुल होता। लेकिन नॉर्थ कोरिया नारा दिया है, घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। घास ही खा रहा है। इसे ऐसा नहीं है कि केवल परमाणु बम रखने से कोई पावरफुल हो जाएगा। तमंचा आपको शक्तिशाली बना सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग तमंचा रख रहे हैं और खैनी खाने का पैसा नहीं उनके पास। कई बार तो हमने देखा है, झगड़े उड़े में तमंचा लेके दौड़े और तमंचा में गोली थी ही नहीं, तमंचा की मुठिया से मार के भागा। अब बताओ, ऐसा तमंचा रखने क्या फायदा है? जब तमंचा की मुठिया से मारना है तो फिर डंडा वोडना रखो तो ज्यादा अच्छा होता। इस याद रखिए दोस्तों, एटीएम शुड बी स्ट्रॉन्गर। इकोनॉमिक रूप में देखिए, जनसंख्या के रूप में देखिए, इंडियन आर्मी को देखिए। इंडियन ओशन में इंडिया इज द लार्जेस्ट मिलिट्री पावर, नेवल पावर। डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहां? इंडिया में। और यकीन मानिए, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, चाइना का भले राइज हुआ है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंडिया डोमिनेट करता है। सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर 1-2 क्षेत्र में हम डोमिनेट करते हैं, बाकी क्षेत्रों में अब सॉफ्ट पावर तुम्हारे पास सही है। हिंदी फिल्में, हॉलीवुड के बाद दुनिया में सबसे पॉपुलर फिल्में कौन हो रही हैं? हिंदी फिल्में। और आजकल तो हिंदी फिल्में पूरी दुनिया में, दंगल चीन में कितनी पॉपुलर हुई, पूरी दुनिया में ऐसी फिल्में देखी जा रही। क्यों? हॉलीवुड में सॉन्ग नहीं होता, हमारी फिल्मों में सॉन्ग खोसा जाता है, मतलब मूड। भारत इसलिए राग और ताल का देश है दोस्तों। यहां तो मानसून की हवाएं चलती हैं। ओ माय, जैसे मानसून की हवाएं चलती हैं वैसे गीत संगीत के तराने बदल जाते हैं। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये देश है दोस्तों। वी आर हैविंग सॉफ्ट पावर। और भारत का योगा आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। सॉफ्ट पावर है कि नहीं? बल्कि चाइना सर्चिंग फॉर सॉफ्ट पावर। व्हाट इज सॉफ्ट पावर? इंडियाज डेमोक्रेसी। व्हाट इज सॉफ्ट पावर? इंडियाज योगा। व्हाट इज सॉफ्ट पावर? इंडियाज बॉलीवुड मूवीज। और इसीलिए आप कह देते, अब अगर विश्वास हो तो हम आगे बढ़े कि इंडिया इज मेजर पावर। इसलिए इंडिया इज मेजर पावर। तो मेजर पावर है तो सवाल है, इंडिया इज मेजर पावर। और दूसरी बात है, और हमारी विशेषता क्या है? वी आर ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दिस प्लेनेट। हम इजराइल में गए और इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा, मेरे दोस्त मोदी, तुम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता, मैं तुम्हारा पिछले 50 साल से इंतजार कर रहा था। और मोदी की जानते स्टाइल, चिपकने वाले। जब मोदी ने ट्रंप को ऐसे चिपका दोस्तों, तो ट्रंप समझ नहीं पा रहे, तो मारोड़ तो नहीं रहा क्या? अच्छा, ट्रंप वैसे ही बूढ़ा आदमी है। तो ट्रंप ने सोचा, यार पता नहीं क्या कर रहा है, ये क्या स्टाइल होता है? क्योंकि देशों में अलग अलग स्टाइल होता है, इधर 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 करना कुछ। हमारे ऐसा नहीं होता। नमस्कार यार। तो आप याद रखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दिस प्लेनेट। तो हम एक लोकतांत्रिक देश है।
अच्छा, लोकतांत्रिक देश के विदेश नीति पर लोगों का बड़ा प्रभाव होता है। फॉरेन पॉलिसी डज मैटर बिकॉज ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिसका जैसा शासन है, विदेश नीति पे वो प्रभाव पड़ेगा। तो भारत में तो डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र है, तो निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। इसे आप देखेंगे वेरियस पार्टीज आर देयर। तो हमारी पॉलिसी पाकिस्तान के प्रति कुछ भी होगी तो अपोजिशन को क्रिटिसाइज करेगा, अपोजिशन क्रिटिसाइज करेगा। इसलिए हमारे यहाँ देखेंगे कि और ये आलोचना प्रत्यालोचना। अब आप देखेंगे कल प्रधानमंत्री को बहुत सारे लोगों ने चिट्ठी लिखी। दैट इज हैपेंस इन डेमोक्रेसी कि भाई मॉब लिंचिंग हो रही है भारत जैसे देश में, ये चीजें ठीक नहीं है। तो ये कम से कम लोकतंत्र में आप बोल तो पाते हैं। चीन में हांगकांग में देखिए, चीन ने वार्निंग दे दी है तो ठांस के रख देगा अगर ये विरोध चलता चला गया। और हमारे यहाँ ये नहीं हो पाता। तो अगर डेमोक्रेटिक देश है इसलिए उसका फॉरेन पॉलिसी भी प्रभावित होती है। तो हमारे मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं है पहली बात, लेकिन दूसरा इंटरनल प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी है, एथनिक प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी है। कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट, दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी हमारी। और हमारा एस्पिरेशन क्या है? टू बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी या पाकिस्तान के बराबरी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। पाकिस्तान का उद्देश्य क्या है? भारत का बराबरी करना। हमारा उद्देश्य होना चाहिए चीन की बराबरी करना, पाकिस्तान की नहीं। मेजर पावर एमएसआई देखो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारा टारगेट क्या है? टू बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब ये कह सकते हैं यही बात एक लेटेस्ट हमने जोड़ दिया, बाकी सब चीजें पुरानी है। लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम है, हमारे पास जो एक प्रॉब्लम है इंटरनल सिक्योरिटी। इंडिया इज ब्लीडिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी स्पेशली इन कश्मीर एंड टू सम एक्सटेंट इन नॉर्थ ईस्ट। अभी हमारी आंतरिक सुरक्षा की समस्या ऐसी हो गई है कि इससे हमें प्रॉब्लम आ रही है। ये इंडिया है। अब देखेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेन पॉलिसी में। अब लेट्स सीधे इंडियाज ऑब्जेक्टिव। इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप याद रखिए, हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वी आर मेजर पावर। और आपने देखा होगा अभी वी आर अप्रोचिंग पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। पहले गुट निरपेक्ष नीति था, अब क्या है? मल्टी अलाइनमेंट, बहुगुटी था। अब देखोगे इंडिया यूएस के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, रसिया, यूएस रसिया जापान, यहां तक कि यूएस रसिया जापान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब देखेंगे इंडिया पॉलिसी ऑफ, अब ये प्रॉब्लम जरूर है कि इंडिया रसिया के साथ हम आगे, रसिया भी के साथ भी यूएस के साथ भी। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? अब ये देखिए यही आईआर लिखने की बात है कि ये प्रॉब्लम हर जगह रहेगी। ग्लोबल ऑर्डर एक ही जैसा रहेगा, रीजनल सिस्टम एक जैसा रहेगा। इस एक बात को लगातार दूसरे में पेस्ट अप करते चले जाइए। नाउ इंडिया इज ऑल्सो मेंटेनिंग गुड रिलेशन विथ रसिया टू एंड यूएस टू एंड बोथ आर हॉस्टाइल विथ ईच अदर। भारत तो दोनों के साथ संबंध बनाना चाहता है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। और इसमें पोम्पो हमारे आया, माइक पोम्पो। जब माइक पोम्पो हमारे यहाँ है तो उन्होंने कहा कि ये बताओ रसिया से S-400 खरीद रहे हो? हमने कहा खरीद लिया है। उनका यार ये देखिए गंदी बात है, तुम हमारे साथ है रसिया के साथ हो? हमने कहा दोनों के साथ है। अब मान लीजिए दोस्तों मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ और सुबह कोई मुझसे और मिले, और मैं शाम को कहीं निकला चाय पीने के कोई और मिले, और सुबह वाला पूछे कि शाम को किसके साथ टहलते हैं? मैं कहा माइंड योर बिजनेस, सुबह तुम्हारे साथ है ये पर्याप्त है। मतलब किसके साथ है? ओ माय गॉड, मतलब इन्हें आपके साथ है और किसके साथ है? आपने क्या समझ रखा? ज्यादा समझना नहीं। यूएस रसिया, इस याद रखिए, इंडिया इज मेजर पावर, वी आर विथ यूएस टू एंड वी आर विथ रसिया टू। ये मल्टी अलाइनमेंट, और हम क्वाड के साथ भी हैं। ओ माय गॉड, वी आर विथ क्वाड टू एंड वी आर विथ SCO टू। क्वाड मीन्स अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अच्छा ये बात है दोस्तों, जमाना था जब हम किसके साथ थे? रवांडा, बुरुंडी, भूटान, ये हमारे दोस्त हुआ करते थे दोस्तों।
आजादी के बाद जो गुट निरपेक्ष आंदोलन चलता था, नेहरू के पीछे कौन चलता? गद्दाफी। लीबिया, सीरिया, भूटान, ये हमारे दोस्त थे। ऐसा दोस्त लेकर क्या करेंगे दोस्तों? आपने दबंग देखी, भैया जी इस्माइल, जब ऐसा ही दोस्त हो दोस्तों, दोस्त रहने का क्या फायदा है? आज हमारी दोस्ती किसके साथ है? मेजर पावर के साथ है। क्वाड, ओ माय गॉड, पहले नैम, नैम हम नहीं, क्वाड। नैम में हमारे प्रधानमंत्री जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, नैम की बैठक में गए नहीं। मोदी के पास समय नहीं मिला। भाई ये मंगोलिया तक जा सकते हैं, आइलैंड जा सकते हैं, यूएई 3 बार गए, और भी मालदीव गए, श्रीलंका गए, ने भूटान की तैयारी हो रही है। नैम गए नहीं है, जाने का मतलब नहीं है। इसे याद रखिए, ऐसी जगह बिल्कुल मत जाइए जहां से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कई बार लोग पूछते हैं क्यों आ गए? हाल चाल लेने आ गए। अरे हाल चाल के अब ठीक है, हाल चाल, काम काम किसी का क्यों जाना चाहिए? और काम का मतलब यहाँ नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय। इधर सोच के क्वाड, एससीओ, और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, एससीओ चाइना सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, क्वाड यूएस, और दोनों में हम है। अमेरिका, ट्रंप ने कहा, इसे ट्रंप बहुत नाराज है, 4 साल में भारत में आया नहीं। बहुत ध्यान देने की बात है। वी आर नॉट ए कैम फॉलोअर। ट्रंप कहता हमारे पीछे चलो, हमारे पीछे चलो। हमने कहा यार, जब से आजाद हुए यही सवाल सीखा, किसी के पीछे नहीं, साथ साथ, पीछे नहीं। अच्छा, ये बात अमेरिका ने इंदिरा गांधी से कही थी। अमेरिका ने कहा था मैडम अब बोलती बहुत है। इंदिरा गांधी ने कहा यही तुम्हारे पास है, बाकी क्या है? अब आप सोचते हैं बोलना बंद कर दें? ना ना, बोलूंगी बोलूंगी। आज भी बोल ही रहे थे। कई बार तो लोग कहते हैं यार ये तुम हो किसके साथ? और फिर तब तक इंडिया ने कहा रसिया इंडिया चाइना ट्रायंगल। वो रसिया इंडिया चाइना ट्रायंगल, अमेरिका जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया, रसिया चाइना और मध्य एशिया। यार ये इंडिया है किसके साथ? किसके साथ है? अपने राष्ट्रीय हितों के साथ। बात सीधी सी है। आपको पहले किसके साथ होना चाहिए? और हम क्या निभाते हैं? दोस्ती। ना ना, दोस्ती जान देते हैं, दोस्ती नहीं। पहले किसके साथ होना चाहिए? राष्ट्रीय। और इसलिए अब देखिए, तो सवाल यह है, हम सारा ध्यान चिंटू पे लगा दें, ये कौन है? कमाल की बात है यार। इंडिया का स्ट्रक्चर देखिए। अच्छा, पाकिस्तान इसमें है? इसमें है? हाँ, इसमें भी आ गया है, एससीओ में आ गया है। चीन ने बुलाया, चीन ने कहा चिंटू आजा तुम इधर। पाकिस्तान हर जगह पहुंच जाता है। पहले अमेरिका बुलाए रखता था, चीन। पाकिस्तान ने कहा भाई धन्यवाद। अभी जब उसको मसूद अजहर को विश्व आतंकवादी घोषित कर दिया गया, तो पाकिस्तान ने चीन को चिट्ठी लिखी, भाई आपने भी ऐसा कर दिया, हम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करते। चीन कह यार समझा करो यार, भारत बहुत जिद दे रहा था, इसे हमें करना पड़ा, लेकिन अभी भी तुम मेरे साथ हो, चिंता मत करो। इसे खास बात है, G7 में कौन जाता है? G7 की बैठक में इंडिया को बुलाया जाता है। G20 में कौन है? इंडिया है। इस इंडिया इज मेजर पावर। तो हमारी पहली पॉलिसी क्या है? मल्टी अलाइनमेंट। वी आर मेजर कंट्री, ये बात ध्यान में रखिए। वी आर मल्टी अलाइनमेंट, मेजर कंट्री। और अभी तो आप देखेंगे लगातार ईस्ट वेस्ट हर जगह दौड़ा रहे हैं। नाउ फॉरेन पॉलिसी इज बिकमिंग वेरी प्रेगमेटिक, प्रोएक्टिव, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रेगमेटिक, प्रोएक्टिव। और लेकिन सब बात तो ठीक है, इनके साथ समय बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारा बेसिक डायमेंशन क्या है? इकोनॉमी को अच्छा करना। इंडिया इज मेजर पावर, पूरा ध्यान इकोनॉमी पे है। लेकिन जो दूसरी समस्या है जिसको हम रियलाइज नहीं कर सकते, जनरल बिपिन रावत ने भी कहा, एंड दैट इज इट वेल एक्सेप्टेड फैक्ट फॉर इंडिया, चाइना पाकिस्तान एक्सिस is the greatest security threat for India. That is the problem. ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में प्रायोरिटी है। बाकी सब ठीक है, लेकिन चाइना पाकिस्तान एक्सिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। चीनो पाकिस्तान का जो गठजोड़ है, ये भारत के लिए सुरक्षा का गंभीर खतरा है।
और आप ये बात जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? सिक्योरिटी थ्रेट। अगर सिक्योरिटी का मामला गंभीर आ गया फिर इकोनॉमी सब पीछे चला जाता है। और आप जानते हैं ये बात, इसलिए पाकिस्तान बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यूएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ दिस वर्ल्ड टुडे। पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य यूएस है, लेकिन यूएस हमारी लिए समस्या थोड़ी है। हमारे लिए समस्या जापान नहीं है, हमारे लिए समस्या रसिया भी नहीं है। रसिया इज इन फैक्ट 5000 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंडिया हमारे लिए। और बाकी पड़ोसी देशों में, बाकी जो पड़ोसी देश हैं नेपाल भूटान, ये हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते। एक ही देश है जो इंडिया के लिए लगातार प्रॉब्लम किए हुए हो, क्या है? पाकिस्तान। और आप इधर देखिए, बिकॉज इंडिया इज फेसिंग काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर। इंडिया की सुरक्षा के लिए आज की डेट में सबसे विजिबल खतरा कहीं से आ रहा है, तो दैट इज फ्रॉम पाकिस्तान। इज अनडाउटली ट्रू। इंडिया एक प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है, यानी इंडिया एक प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है। और दूसरा यह कह लीजिए कि पाकिस्तान जैसे कहता है कि यानी तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। भाई इमरान खान ने माना भी कि ऑलमोस्ट 4000 पीपल आर वर्किंग इन पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट। और ये बात बताने की आवश्यकता नहीं, ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड ऑन द सोइल ऑफ पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की जमीन पे मारे गए, और ऐसे अहमदाबाद में, ऐसे सेफ हेवन में जो कि वहां के मिलिट्री हेडक्वार्टर से बिल्कुल निकट था। और उस व्यक्ति ने जो ओसामा बिन लादेन तक जिसने पहुंचाया था उसका नाम था शाहिद अफरीदी। वो अफरीदी नहीं क्रिकेट वाला, अफरीदी वो था क्या पोलियो की दवा पिलाता था, और पोलियो की दवा पिलाते पिलाते उस घर में भी गया, तो सीआईए उसके पीछे लगी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं खुफिया एजेंट का काम कितना गंभीर होता है। सीआईए का टारगेट था ओसामा को पकड़ना, और उस दवा पिलाने वाले व्यक्ति को घर में 2-4 बार गया तो उसने देखा कि कुछ इसमें घर में संदिग्ध लोग हैं। और ओसामा बिन लादेन कभी बाहर निकलता ही नहीं था, पूरा 2 मंजिले घर था, उसी घर में रहा करता था। 2-3 पत्नी थी, और भाई 2-3 पत्नियों के 4-5 बच्चे भी थे। तो 4-5 बच्चे थे तो उनको पोलियो की बात आ गई, और डॉक्टर गया, डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया, तब सीआईए ने मेजर ऑपरेशन किया था। इसलिए बात सीधी सी है। मसूद अजहर हमारे यहाँ जैसे मोहम्मद तहरीके जैसे मोहम्मद आप देखेंगे कश्मीर में जो हिजबुल मुजाहिदीन, ऑल द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग फ्रॉम द सोइल ऑफ पाकिस्तान। याद रखिए, ये अपने आप में हमारी सुरक्षा। पाकिस्तान लड़ रहा, एक होता है एक बार वॉर हो जाना, 65 में हुआ, 71 में हुआ, कारगिल हुआ। पाकिस्तान ने कई बार, पाकिस्तान से हमारी कई बार लड़ाइयां हो चुकी हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान इज इन काइंड ऑफ एंगेजमेंट, प्रॉक्सी वॉर विथ इंडिया। लड़ाई हो रही है। अब बताइए ऐसे देश के साथ क्या किया जाए? लड़ लिया जाए, एक बार खत्म कर दें, खल्लास कर दें, क्या किया जाए? एक बार 2-4 परमाणु बम मार के खत्म। क्या? अच्छा नहीं, मतलब मार खाया जाए। ओ अच्छा, ऐसा मतलब क्या करें? बहुत ध्यान से देखिए, पाकिस्तान इज रिवॉल्विंग काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया। यानी इंडिया के एक होता है लड़ाइयां 2-4 एक दिन के लिए, 2 दिन के, 4 दिन के, 10 दिन के लिए होती है। दैट इज अ परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट है, करें क्या? क्या करें? और आप याद रखिए, पाकिस्तान ने हमारे साथ कोई संबंध नहीं बनाया है, यहां तक कि उदारीकरण भूमंडलीकरण के जमाने में हमारा दूतावास पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान दूतावास हमारे यहाँ। वाणिज्यिक दूतावास नहीं है, कंसुलेट नहीं है, दूतावास है। दूतावास होते हैं पॉलिटिकल संबंध के लिए, कंसुलेट होते हैं कमर्शियल रिलेशन के लिए। दुनिया उदारीकरण की है, भूमंडलीकरण की है। पाकिस्तान में एमएफएन का दर्जा नहीं दिया है, वो हर मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ के मेंबर होने के बाद नहीं दिया है। बताइए ऐसा देश जो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में लगा हुआ है, कश्मीर में प्रॉब्लम कर रहा है, पठानकोट में हमला हुआ, मुंबई आतंकी हमला हुआ। अब जरा सोच के देखिए दोस्तों, जो देश हमारे ऊपर लगातार हमला कर रहा है, कैसे डील किया जाए उससे? तो आप बताइए, इंडिया की पॉलिसी है कि नहीं? भाई टेररिज्म इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया। कितने आतंकवादी संगठन का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में धरती से काम कर रहे हैं। अब बताइए ये चीज कैसे हम चेंज कर दें? इसलिए आप देखते हैं
कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं एक बात भूलना नहीं बोलते, वो क्या है? आतंकवाद। श्रीलंका क्यों गए? श्रीलंका का भाई ऐसा ऐसा हो गया था। हमने कहा समझो कहां से आया है आतंकवाद, समझो इस बात को, कौन है इसके पीछे। श्रीलंका का भाई समझ नहीं पाए। हम कहे इधर आओ बताते हैं। हमने कहा पाकिस्तान। अब बताइए, इसलिए पाकिस्तान अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है भाई, छोटा देश है। बाकी तो हो सकता है कि हमारा प्रॉब्लम तो, हमारे तो ऑब्जेक्टिव बहुत बड़े हैं, चाइना से कॉम्पीट करना इनसे, लेकिन और संयोग की बात है इस समय अमेरिका हमारे फेवर में है। एक क्वेश्चन ठीक है, चाइना पर हम कंट्रोल कर नहीं सकते। अब फिर अब ये लिखवाने की आवश्यकता है। आपने लिख लिया, आपने लिख लिया, एक दो लाइन बस स्टेटमेंट लिख लीजिए, एक दो स्कॉलर के नाम लिख लीजिए, बस बीच बीच में का यूज कर दीजिए, लेकिन हमेशा आप देखिए एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट। और अब जो पूरी किताब को आप ध्यान से पढ़ेंगे सारांश यहीं पे निकलेगा, और लिखने में ये चीज काम आएगी। एक दो स्कॉलर के नाम लिख लीजिए। कि जे.एन. दीक्षित ने कहा, जे.एन. दीक्षित ने लिखा है, जे.एन. दीक्षित ने लिखा कि पाकिस्तान की विदेश नीति में भारत विरोध स्वाभाविक है। पाकिस्तान की विदेश नीति में भारत विरोध स्वाभाविक है क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही भारत विरोध और धार्मिक आधार पर हुआ। बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन एंटी इंडिया सेंटिमेंट। The formation of Pakistan is based on anti-India sentiment. भारत विरोध के आधार पे हुआ, इसलिए यहां प्रॉब्लम है। अब इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। तो अगर कई एम्बेसडर की बात करें तो जो विवेक काटजू वहां पे एम्बेसडर को हैं, विवेक काटजू कहते हैं कि पाकिस्तान से पीसफुल रिलेशन बनाए रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। और आप देखिए इट इज डीप डिस्ट्रस्ट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है भारत हमारा विनाश कर देगा, पाकिस्तान इज ऑफ द व्यू दैट इंडिया विल डिस्ट्रॉय द पाकिस्तान। और यहां पे कहा जाता है कि नहीं, अब यहां पे कहा जाता है कि नहीं पाकिस्तान तो हमारे खिलाफ वॉर में लगा हुआ है, कौन किसको मारना चाहता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस बात में शशि थरूर ने बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट लिखा है, अगली चीज। शशि थरूर जो पैक्स इंडिका जिन्होंने लिखा हुआ है, ही रोट ए बुक पैक्स इंडिका। शशि थरूर का कहना है पैक्स इंडिका, PAX, पैक्स लैटिन भाषा का शब्द है, पैक्स का मतलब पीस, पैन का मतलब एकता। तो पैक्स इंडिका में लिखा कि पाकिस्तान में सेना अत्यधिक शक्तिशाली बन चुकी है, पाकिस्तान में सेना अत्यधिक शक्तिशाली बन चुकी है, आर्मी इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ एंटायर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज व्यू ऑफ शशि थरूर। पाकिस्तान में सेना अत्यधिक शक्तिशाली बन चुकी है
जो जिसके व्यावसायिक हित उत्पन्न हो, जिसके व्यावसायिक हित बने हुए हैं, विच इज हैविंग द कॉमर्शियल इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, कॉमर्शियल इंटरेस्ट अंडरलाइन, जिसके व्यावसायिक हित हैं। अब ये बात आप याद रखिए, इसलिए अगर पाकिस्तान भारत से शांति की बात करेगा तो उसके व्यावसायिक हित खत्म होंगे, उसके व्यावसायिक हित खत्म होंगे। इसका मतलब पाकिस्तानी आर्मी का व्यावसायिक हित क्या है कि वो व्यवसाय चला रहे हैं, अब वही पावर सेंटर में है, तो कोई भी जो पावर सेंटर में होता है दे कांट लूज देयर पावर, दे डोंट वांट टू लूज द ग्रिप ओवर पावर। तो अब आर्मी की बात यह है, और पाकिस्तान में आज भी पूरा का पूरा जो प्रायोरिटी चलती है सारे इंडिया की अगेंस्ट चलती है। अब जरा ऑप्शंस देखें क्या हो सकता है ऐसे ऑप्शन में, ये दोनों की बात है, इसे डीप मिसट्रस्ट एग्जिस्ट, बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखें विकल्प क्या हो सकता है, व्हाट मे बी द ऑप्शन, क्या करें अब, ये तो समस्या है। अब हम करें क्या, तो इसके बारे में दो तीन अप्रोच कहते हैं, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के शांति होना संभव ही नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं हम पाकिस्तान शांति बनाए। तो अलग अलग अप्रोच है, यानी पाकिस्तान को डील कैसे किया जाए इसको हटा दें। अब देखिए यही इशू वाइज जब भी आप किसी देश के साथ संबंध लिखते हैं तो ये इशूज हैं, घटनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्हाट है पेन कब संधि हुई कब, न पूछा जाएगा न हमको लिखने की आवश्यकता है। इसलिए अगर आपको लगता हो, अब देखिए लिखा कैसे जाता है, अगर आपको लगता हो सर क्रीक विवाद आ गया, सियाचिन आ गया, अरे किसी देश के बीच पानी का झगड़ा मूल झगड़ा नहीं होता, रिमेंबर। अब लिखने में गलती कब होती है, अब सरकी विवाद आ गया, आपने लिखना शुरू किया, ये कह रहा है लाइन वहां से होना चाहिए, वो कह रहा है लाइन वहां से होना चाहिए, एक लाइन में उसको बता दीजिए। अब सियाचिन कहेंगे 9842 ये NG8 पॉइंट है, उसके बाद सीमा रेखा नहीं है, वो कह रहा है लाइन ऐसे बना दो, हम कह रहे हैं लाइन ऐसे बना दो, उसने सेना तरण कर दी, हमने भी सेना तरण कर दी, गोलीबारी हो रही है। रिमेंबर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के सारे मुद्दे ये हैं, सियाचिन सरक्रीक सब इसके परिणाम है। कश्मीर, कश्मीर इज नॉट ए बेसिक कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कश्मीर इज अ रिजल्ट ऑफ दिस अप्रोच। अब बहुत ध्यान से देखिए, हमारा भूटान के साथ जमीन का झगड़ा है, पानी का, बाकी किसी चीज का वह है, और पाकिस्तान के साथ आखिर में 70 साल में ऐसा झगड़ा किया है जो आज तक हल नहीं हो पाया। एक तो मेंस में, हाँ अब जीएस और विषय का फर्क यहां जाता है, हो सकता है जीएस में कभी आपसे सियाचिन बात पूछ ले, विषय में थोड़े कम चांसेस होते हैं, विषय में पूछा भी जाएगा तो बेसिक बात लिख के आपको ओरिएंटेशन कहां घुमा देना है इधर, नहीं तो आपको आईआर में बहुत खराब नंबर मिल जाएंगे। आईआर में तो अच्छे नंबर मिलते हैं, खराब एवरेज नंबर को मिलते हैं, क्योंकि विश्लेषण का मामला है, जो विषय जितना एनालिटिकल होगा उतना ही स्कोरिंग होगा, लेकिन उसका अपोजिट भी सही है, सही नहीं लिखा खराब। तो हम क्या फैक्चुअल लिख देते हैं कि इसे ऐसा ऐसा हुआ, ये समझौता वो समझौता, उस एग्जामिनर का बहुत मतलब नहीं होता। अब दूसरी बात ऑप्शंस देखें, इसे सरक्रीक सियाचिनी सब तो अब परिणाम है, सब विवाद के परिणाम है। आखिर में जरा देखिए सारे बांग्लादेश के साथ हमारे जमीन का विवाद हल हो गया, पाकिस्तान के साथ ही क्यों नहीं हल हो पा रहा है, श्रीलंका के साथ में डिस्प्यूट हल कर दिया, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण यह है डीप मिसट्रस्ट, अविश्वास है। तो अब देखिए पाकिस्तान के साथ कैसे डील किया जाए, अगला इसको हटा दें। पाकिस्तान से डील कैसे किया जाए, और देखिए हम डील कैसे करते हैं उसका प्रिंसिपल बता दें। अच्छा, पाकिस्तान के साथ लड़ना उद्देश्य या राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, रिमेंबर द फैक्ट दैट नेशनल इंटरेस्ट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। तो फॉरेन पॉलिसी में हम ये नहीं कहते लड़ना है भिड़ना है, नो नो, नेशनल इंटरेस्ट पहला पॉइंट है। इसका मतलब है, इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो वी ऑलवेज एसेस द कॉस्ट
बेनिफिट एनालिसिस। किसी भी देश के साथ हम संबंध को किस आधार पर देखते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट का मतलब है हमने कॉस्ट, तो आप दोस्ती करिए तो इस बात को पहले लगा लीजिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कितना कॉस्ट लगाया कितना फायदा हुआ। भाई बिजनेसमैन क्या करता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी 100 रुपए लगाया 102 रुपए मिला, देन वी आर इन ए प्रॉफिट। 100 रुपए लगाया और 80 रुपए मिला, कॉस्ट ज्यादा लगा बेनिफिट नहीं मिला। दैट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो आप याद रखिए, विदेशन का उद्देश्य ये नहीं है कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, मॉरलिटी, दीज आर नॉट द बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से आप देखिए, नंबर 1 ऑप्शन है वार विथ पाकिस्तान, नंबर 1 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन है वॉर विथ पाकिस्तान। अब बताइए, ये कॉस्टली ऑप्शन है या लेस कॉस्टली है? क्या? कॉस्टली। क्योंकि आपको ये भी दिला दें, फॉरेन पॉलिसी में ये माना जाता है कि हम दूसरे को नुकसान कितना पहुंचा रहे हैं, दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। हमारा कितना नुकसान हो जा रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पता चला कि आपने क्या सोचा, मैं अपने दूसरे पड़ोसी को पढ़ने नहीं दूंगा, उसके चक्कर में आपने अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर ली, नहीं है। और जरा सोच के देखिए, वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग, पहला। और आपको ये बता दें, वॉर इज वेरी इनह्यूमन टू, सेकेंड एंड थर्ड, वी आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रादर देन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमारा लोगों के साथ झगड़ा है, सरकार के साथ झगड़ा है। तो कहा भी जाता है कि जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, जब सारी चीजें फेल हो जाती है, तब हम वार का सहारा लेते हैं। कोल्ड वॉर में अमेरिका ने सोवियत संघ से बिना सीधे लड़े सोवियत संघ को जमीन पिला दिया, दैट इज अ डिप्लोमेसी। और आप याद रखिए, नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज एन एग्जाम्पल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़के इंग्लैंड हार गया, युद्ध जीत के हार गया। वॉर इज नाउ वेरी कॉस्टलियर, और क्यों? इज वेरी डेडली टू बोथ नेबर्स और द न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और ये भी याद रखिए, कई लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान पे हम परमाणु बम का हमला कर दें, पूरा रेडिएशन खतरा कहां पे आ जाएगा? इंडिया पे। तो आप ऐसा तो कर ही नहीं सकते। इसलिए वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, कॉस्टली ऑप्शन। कॉस्टली ऑप्शन होगा। दूसरा है इंगेजमेंट, संबंध बनाइए। दूसरा ऑप्शन है संबंध आप बनाइए। अब संबंध बनाने का मतलब है, संबंध कश्मीर, सरक्रीक, सियाचिन, इतने झगड़े हैं, संबंध बन ही नहीं पा रहे। तो आपको यह दिला दें, ऑप्शन है संबंध बनाने के, क्योंकि राष्ट्रीय हितों के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि संबंध बनाने के लिए क्या है? ट्रैक टू कूटनीति अपनाइए। संबंध बनाने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं। ट्रैक टू कूटनीति हो सकती है, बैक चैनल डिप्लोमेसी हो सकती है, पिछले दरवाजे की कूटनीति, ऐसी चीजों को हिंदी में ही लिख के बल्कि लिख दिया जाए। और बैक चैनल डिप्लोमेसी पिछले दरवाजे वाला लिखें तो एग्जामिनर हो सकता समझ नहीं पाएगी क्या हाथ पिछले दरवाजा कर रहा है यार ये। बैक चैनल डिप्लोमेसी। और अगला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सीबीएम, विश्वास निर्माण के उपाय। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, तो हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपना सकते हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी अपना सकते हैं, और ट्रैक टू। देखिए, ट्रैक टू का मतलब होता है, ट्रैक वन का मतलब सरकारी वार्ता है, द डायलॉग बिटवीन गवर्नमेंट, ट्रैक वन। और पाकिस्तान और भारत के बीच में गवर्नमेंट के डायलॉग तो हो नहीं पा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट ट्रैक टू। ट्रैक टू में क्या है? जो अवकाश प्राप्त रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, पहले के मंत्री हैं, उन सबको ट्रैक टू में रखा जाता है।
और ट्रैक 2 का मतलब है, ट्रैक 2 पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में अंतर है। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट का मतलब स्टूडेंट का एक्सचेंज, लोगों का एक्सचेंज, दैट इज पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। ट्रैक 2 का मतलब क्या है? जो विदेश नीति और कूटनीति के विशेषज्ञ हों उनको भेजना बातचीत के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रैक 1 के लिए वार्ताओं के रास्ते को साफ किया जाए, दैट इज अ ट्रैक 2। तो अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई विदेश सेवा का रिटायर्ड अधिकारी है, वो ट्रैक 2 में जाएगा। छात्रों का दल, ये ट्रैक 2 नहीं है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। फिल्म के लोग, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में डिप्लोमेसी, सुरक्षा की बात जाननी आवश्यक नहीं है, ट्रैक 2 में है। तो कहेंगे ट्रैक 2 क्यों होता है? क्योंकि अब स्वाभाविक रूप में संबंधों को इनफॉर्मल अब बनाइए संबंधों, क्योंकि ट्रैक 2 इसलिए होगा कि फॉर्मल बातचीत हो ही नहीं रही है। सरकार के साथ बातचीत में प्रोटोकॉल होता है, फॉर्मेलिटी होती है। ट्रैक 2 में सारी बातें नहीं होती, फॉर्मेलिटी, प्रोटोकॉल, ये सब ट्रैक 2 में नहीं होती। इसलिए हम ट्रैक 2 को आगे बढ़ा सकते हैं। बैक चैनल का मतलब है सरकारी वार्ताएं होंगी लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आएगी। सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने प्रोफेसर अमिताभ मट्टू को अपना प्रतिनिधि बनाकर पाकिस्तान में भेजा। एंड वाई बैक चैनल डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक चैनल इसलिए होता है क्योंकि आप याद रखिए, हम ऐसे देश हैं जहां पे सेंटीमेंट बहुत है, जनता की इच्छाएं अलग अलग तरीके की है। मीडिया हर क्षण सवाल पूछेगी, ये बताओ क्या हुआ वार्ता में? अरे क्या हुआ? जब हुआ हो तब तो बताएं क्या हुआ। मीडिया पूछे क्या हुआ क्या हुआ, अरे हर क्षण कुछ थोड़े होता है, होने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। और मीडिया बताएगा ये बताओ, अब आपकी राय क्या है? क्या राय बताए तुमको? बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। एक तो कुछ जानते नहीं फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी के बारे में, आवाज तक का टीवी, जितने हमारे टीवी एंकर हैं, फ्यू आर ओनली स्पेशलाइज इन आईआर, केवल सनसनी पैदा करते हैं। मतलब ऐसा लगता है भारत पाकिस्तान के लोग मिले तो कुछ हो ही गया। अजीब सी बात है। अरे पहले मिलते हैं, रीअप्रोचमेंट होता है, उसके बाद अच्छा, इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सीबीएम कई तरीके हैं, सैनिक, जैसे युद्ध विराम। भाई अगर सीमा पे विवाद है तो लेट्स फॉरगेट अबाउट द डिस्प्यूट, टॉक अबाउट सम कॉमन पॉइंट। जैसे कई बार होता है जब हमारा किसी के साथ पहली बार मिलते हैं तो हम पॉइंट पे बात नहीं करते हुए, तो मौसम कैसा है, मौसम थोड़ी जानने वहां गए थे, जानने कोई और काम गए थे, लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है? मौसम से। कॉन्फिडेंस, क्योंकि दोनों के बीच गहरा इतना विश्वास है कि एक बार तो कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। भाई कॉन्फिडेंस बन जाए तब बातचीत होगी। अब कॉन्फिडेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम सीमाएं तो शांत रहे, देयर शुड बी सीज फायर, सीमा पे शांति बनाइए। और अगर सीमा पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, देयर शुड बी फ्लैग मीटिंग, सबके प्रावधान है। फ्लैग मीटिंग का मतलब है हमारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा, पाकिस्तान का सेनाधिकारी आएगा, दोनों आपस में बातचीत करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। फ्लैग मीटिंग का मतलब है हमारे सेना का अधिकारी पाकिस्तान के सेनाधिकारियों की बातचीत होगी, फ्लैग मीटिंग। और यूएन का फ्लैग होता है, यूएन का फ्लैग ऑफ पीस, तब उसे होता है फ्लैग मीटिंग। ये सब सीबीएम के उपाय है। और सीबीएम में भी है क्रिकेट, फिल्म, व्यापार। अरे आईपीएल में पाकिस्तान के लोगों को आने दीजिए। फिल्मों में हमारे यहाँ शिवसेना बताएगी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान, याद रखिए, पाकिस्तान के लोग अगर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो उससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को 20 करोड़ ऑडियंस मिलता है। और एक बात आप याद रखिए, अगर देश में रेडिकलाइजेशन रोकना है तो फिल्मों को आगे बढ़ने दीजिए। सबसे अच्छा तरीका फिल्में हैं। फिल्में बिल्कुल मुक्त विचार को पैदा कर, फिल्मों को देख लीजिए, मुक्त विचार दिखता है, बाकी भी सब मुक्त ही दिखता है। देयर इज नो, भाई आजादी तो हम पढ़ते हैं, पहली बार आजादी देखते कहाँ है? फिल्मी दुनिया में। बाकी तो हम आजादी पढ़ते हैं, फिल्मी दुनिया दोस्तों ईच एंड एवरीवन इज फ्री। कोई किसी से विवाह कर ले रहा है, कोई विवाह करके हट जा रहा है 2 दिन में, कोई फिल्म बना ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के साथ और वार्ता का, लोग कहेंगे वार्ता की क्या गारंटी है? वार्ता का परिणाम आएगा, वार्ता किया तो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और यकीन मानिए कश्मीर समस्या भी लगभग हल होने वाली थी। ये फायदा है वार्ता का। अब वही बीजेपी है, वही सरकार है, कहते वार्ता नहीं करेंगे। यकीन मानिए परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में थे। अब ये कहने की बात नहीं है पाकिस्तान मिलिट्री है, हम किससे वार्ता करें। पड़ोस में कौन देश है उसको आप ठीक नहीं कर सकते।
इसलिए आपको वार्ता का विकल्प खुला रखना चाहिए। पाकिस्तान के साथ भी इन उपायों को अपनाइए, एंगेजमेंट करिए, उसके बाद विवाद पर आइए। पहले विवाद हल करना चाहेंगे नहीं हल होगा, क्योंकि सीबीएम अपनाइए तो सीबीएम मिलिट्री भी है, गैर मिलिट्री भी है। भारत पाकिस्तान के भी सोचिए व्यापार हो जाए या, और यकीन मानिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, करतारपुर गलियारा है, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक प्रयास है। बेस्ट एग्जाम्पल, भाई तीर्थयात्री आए, पाकिस्तान के तीर्थयात्री अजमेर आते हैं, हमारे तीर्थयात्री उधर जाए, क्योंकि कल्चर की समानता है, लोग हैं, संबंध परिवार के जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ। तो जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे, और हमारे यहाँ कुछ लोग तो, क्योंकि हमारी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसी है कि अंतिम चुनाव हो गया बालाकोट के नाम पे, ये लो बालाकोट का क्या मतलब है यार, चुनाव से, चुनाव का मुद्दा ही बदल गया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का विरोध बनाए रखना, वहां भी फायदे है, हमारे यहाँ भी फायदेमंद है, पॉलिटिकल इशू हो गया। इसलिए तीसरा ऑप्शन ही है। अब ऑप्शन आप चयन करिए, क्या ऑप्शन अपना है? वार एंगेजमेंट। तीसरा, पाकिस्तान से कट्टा कर लेना, बोलना बंद कर देना, इन तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद डाइवोर्स, तलाक, न मिलेंगे न देखेंगे न हाथ मिलाएंगे, कर लिया जाए। तीसरा ऑप्शन बताइए क्या कर लिया जाए? बाय बाय, बाय बाय मतलब अलगाव यार, ये बिला वजह रोज लड़ना। आप एक ऐसे, शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा भी है कि भारत और पाकिस्तान ऐसे दो एलर्जिक पेशेंट हैं जो साथ में रहते भी हैं और लड़ते भी हैं। एक को देखने में दूसरे खुजली होने लगती है, फिर भी साथ रह रहे हैं। यार ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर किसी पार्टनर साथ आपका इतना रोज पंगा हो रहा है तो पार्टनरशिप छोड़ देनी अच्छी है या बनाए रखना अच्छी है? इससे भारत पाकिस्तान के साथ क्या है? बाय बाय, बाय बाय कर दिया जाए। ऑप्शन है या नहीं है? और आपको बता दें, पाकिस्तान साथ बाय बाय कैसे कर देंगे? 1400 किलोमीटर की सीमा है, पड़ोसी है। मंगोलिया से संबंध बनाना और न बनाना आपके हाथ में है, पाकिस्तान से नहीं। आपको लगता है कि मैं पड़ोसी से नहीं बोलूंगा, तो जब आप सोएंगे तो रात में कील ठोंकेगा दीवार में, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? पड़ोसी, बाय बाय का विकल्प क्यों नहीं है? एक लाइन आप लिख लीजिए, क्यों बाय बाय का विकल्प नहीं है? ये सब बताया था। अब देख लो, देखिए लास्ट लास्ट एक लाइन लिख लीजिए। अच्छा बता दिया करो यार, देखो कितनी अच्छी स्टूडेंट है, टाइम हमारा बचा रही है। अगला अच्छा लिख लीजिए, अगला लिख लीजिए, बताओ क्या करें? हाँ हाँ, अरे खेल में क्या कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए? खिलाड़ी आपस में खेलने चाहिए। हाँ, नहीं वही वही तो प्रॉब्लम है। इसलिए एक बार लोगों को मिलने दिया जाए, ये सब तो तरीका है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। करतारपुर गलियारा वही तो है। तो अब देखिए, बाय बाय करना मुश्किल कैसे है? भारत के तीर्थयात्री वहां जा रहे हैं, वहां के तीर्थयात्री यहाँ रहे हैं। एक बात याद रखिए, दोनों की भाषा एक है, कल्चर एक है। बाय बाय करना मुश्किल। बस एक सेंटेंस आप लिख लीजिए कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कहना है, द फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी सेड दैट, कि मित्र का चयन किया जा सकता है, पड़ोसी का नहीं।
we can choose a friend rather than neighbors. We can choose a friend but not neighbors. मित्र का चयन किया जा सकता है, पड़ोसी का नहीं। इसलिए आप याद रखिए, अगला ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन ये और ये तो लिमिटेड है, वो आर लिमिटेड है, बाय लिमिटेड है, तो कहां पे मामला आ रहा है? एंगेजमेंट। लेकिन एंगेजमेंट के साथ दूसरी बात भी ध्यान रखने की, अगला पॉइंट, एस डी मुनि का तर्क है, एस डी मुनि का कहना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ संबंध बनाते हुए बहुउद्देशीय अनेक समानांतर नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। संबंध बनाते हुए अनेक बहुउद्देशीय या समानांतर नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। What S.D. Muni said that India should have the multi-dimensional policy towards Pakistan. India should have a multi-pronged policy towards Pakistan or multi-dimensional policy towards Pakistan, जिसके अंतर्गत संबंध को बनाए रखने के साथ साथ पाकिस्तान को अलग थलग करने की, पाकिस्तान को सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर, अलग थलग करने की भी आवश्यकता है। Even Pakistan should be isolated over the issue of cross-border terrorism. तो इसका मतलब मल्टी प्रोंग स्टडी का मतलब क्या है? Why Pakistan should be even isolated over the issue of cross-border terrorism? तो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी का मतलब है, पहला, एंगेजमेंट हम बनाए रखें, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ एंगेजमेंट। पहला, वो व्यापार के साथ, और सच पूछे कि भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार होगा तो इट मे बी अराउंड $10 बिलियन, $10 बिलियन का व्यापार बढ़ेगा, दोनों को फायदा होगा। लेकिन उस एंगेजमेंट के साथ पहला हमें कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट करना पड़ेगा आतंकवाद को रोकने के लिए। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट, जिसमें हम, तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड क्यों है? थर्मल सेंसिंग का प्रयोग करेंगे, सोनार टेक्नोलॉजी, इवन ड्रोन। तो पहले क्या होता था? फेंसिंग। भारत पाकिस्तान के बीच फेंसिंग इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि स्नोफॉल से फेंसिंग खत्म हो जाती है, और स्नोफॉल से फेंसिंग खत्म होकर उधर से पानी के रास्ते से लोग चले जाते हैं। तो थर्मल टेक्नोलॉजी एंड सोनार इज वेरी मच इफिशिएंट इन ऑल वेदर कंडीशंस, देर में हो, बरसात में हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट, यानी कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है केवल फेंसिंग से काम नहीं चलेगा, हर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए।
दूसरी बात आप देखेंगे, पाकिस्तान को आइसोलेट कहां किया जाए, जैसे हमने ओआईसी में किया, दैट इज अ प्रेशर टैक्टिक्स, जैसे हमने ओआईसी में किया, जैसे हमने अमेरिका पर दोस्ती बना के पाकिस्तान पे दबाव डलाया। इवन इंडिया यूएस रिलेशन, ट्रंप ने सीधा कहा कि पाकिस्तान को हाफिज सईद को बैन करना चाहिए, इसलिए हाफिज सईद को उसने बैन किया। अब देखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया। मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया। ये सारे ऐसे उपाय हैं जहां पाकिस्तान को अलग थलग किया गया। ओआईसी में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनवाइटेड किया गया, बहुत बड़ी बात है। ओआईसी वेस्ट एशिया में आपको बता देंगे कि इस्लामी देशों का संगठन है। देयर आर 57 मेंबर्स इन ओआईसी, और 69 में तो भारत को बेइज्जती के साथ भगा दिया गया था। पाकिस्तान और ओआईसी में हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठता रहा है, तो इस बार वहां पे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया। यूएस लगातार पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है। अभी तो पाकिस्तान पर उसने आर्थिक सहायता से लेकर सैनिक सहायता पाकिस्तान की रोक रखी है, क्योंकि यूएस इज प्रेशराइजिंग दैट पाकिस्तान के ही कारण न केवल अफगानिस्तान में प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि भारत में ही प्रॉब्लम आ रही है। यानी इस समय आप यकीन मानिए, अगर चाइना पाकिस्तान साथ न हो तो पाकिस्तान विल ऑलमोस्ट कोलैप्स। पाकिस्तान की स्थिति डमाडोल हो जाएगी। चाइना ने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है सीपैक के माध्यम से, चाइना इसको बचा रखा है। इसलिए कहा जाता है कि अभी तो आप देखेंगे इंडिया ने मल्टीप्रोंग स्ट्रेटजी अपना रखी है पाकिस्तान से। और आपने देखा होगा, हम एक्ट ईस्ट की बात करेंगे तो नाउ इंडिया हैज ऑफिशियली सेड दैट भाई दक्षिण से हमें उम्मीद नहीं है बहुत ज्यादा। और बिमस्टिक क्यों ले जा रहे हैं? बिमस्टिक हम आगे अलग से भी आपको बताएं, लेकिन बिमस्टिक इज साइन दैट सार्क माइनस पाकिस्तान प्लस साउथ ईस्ट एशियाई नेशंस, यानी बिमस्टिक नहीं है, सीधा दक्षिण का विकल्प हम ढूंढ रहे हैं। वी आर सर्चिंग एन ऑप्शन ऑफ सार्क, और ये पहली बात ऑफिशियली इसी बात कही गई है। अदरवाइज अभी तक हम सोचते थे दक्षिण से आगे बढ़ेगा, वो नहीं हो पा रहा है। और लास्ट में पार्ट आप देखेंगे, वार तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक में भी एन ऑप्शन। तो इंडिया ने थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज की है, उसने कहा वार और रिस्ट्रेंट के बीच का विकल्प हो सकता है। तो लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। पारंपरिक रूप में भारत ने पाकिस्तान के प्रति सामरिक संयम की नीति का पालन किया। Traditionally, India opted for the strategic constraint with Pakistan. पारंपरिक रूप में भारत ने पाकिस्तान के साथ सामरिक संयम की नीति पर बल दिया। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, सामरिक संयम की नीति पर बल दिया। और ये बहुत एक कारगिल एग्जाम्पल इज बेस्ट। कारगिल में पाकिस्तान ने अतिक्रमण कर दिया, उसके बाद भी हमने कोई कार्यवाही नहीं की। दैट इज एग्जाम्पल। इसका मतलब सामरिक संयम और वार के बीच का विकल्प है। अगला पॉइंट, जबकि 1965 और 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुए। इंडिया वॉज एंगेज्ड इन अ वॉर विद पाकिस्तान इन 1965 एंड 71। 1965 से 71 पाकिस्तान से वॉर भी हुआ। इसका मतलब एक है वार ऑप्शन नहीं है पहला, सामरिक संयम ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो बीच का ऑप्शन क्या है?
सर्जिकल स्ट्राइक। इसके बीच भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की नीति अपनाई है। इंडिया has opted for सर्जिकल स्ट्राइक। India has opted for surgical strike in between the war and strategic restraint। तो सामरिक संयम और युद्ध के बीच का विकल्प क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक। तो अब सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट अटैक ओवर पाकिस्तान, इट्स अटैक ओवर टेररिज्म। और अब यह है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक से टेररिज्म खत्म हो जाएगा? उत्तर है नहीं, क्योंकि इससे बड़ी लंबी प्रोसीजर चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पे आप याद रखिए, हमारी पॉलिसी केवल एंटी पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, कंपटीशन हो चाइना से। लेकिन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। 70 साल में सच पूछिए, इंडियन पाकिस्तान के समय इतने क्रूशियल है कि जहां पे एक तरीके से वार जैसा माहौल हमेशा बना रहता है। भाई कभी भी मुंबई टेररिस्ट अटैक पे वार जैसा माहौल, अब कुछ हो जाएगा। सो दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। आज भी 70 साल में देखें कहां ऐसी समस्या हो रही है? ये इंडिया पाकिस्तान है। हाँ बताइए। किसका? इंडिया ओआईसी में गया नहीं है। इंडिया इज गेस्ट ऑफ ऑनर पहला, और किसी संगठन में जाते हैं हम बता दें कि संगठन में जाते पहला हम ऑब्जर्वर स्टेटस भी नहीं है, मेंबरशिप भी नहीं मिल। लेकिन दूसरी, ओआईसी में सारे इस्लामी देश नहीं है, 10 ऐसे देश है जहां इस्लाम के लोग माइनॉरिटीज में है पहला। दूसरी बात है, एक होता है डिप्लोमेसी मल्टीलेटरलिज्म, एक साथ जाने पे 57 देश आपको मिल जाए तो ये ऑप्शन हमेशा अच्छा होता है। तीसरी बात, इंडिया में इंडोनेशिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, और अगर ऐसा बना हुआ है ओआईसी कि भाई मुसलमानों की भलाई के लिए, इंडिया इज ग्रेट एग्जाम्पल। इंडिया भी तो बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन चौथी आपको वेस्ट एशिया को आएंगे बता दें, अगर आपको लगता है कि ओआईसी इज एनी कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा नहीं है। ईरान सऊदी अरेबिया आपस में लड़ते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे सऊदी अरेबिया, सीरिया, यमन, सऊदी अरेबिया, तो पश्चिम एशिया में तो अनेक संदर्भ में वॉर होते हैं। इतना भी नहीं है किसी, इसे आप याद रखिए, एक बात याद रखिए, अपना हाथ जगन्नाथ। एक बात जो है याद रखिएगा, कहीं जाने पर अगर आपको सोचते हैं कि आप क्या सोचते हैं, दोस्त हमारी मदद कर देगा, हमारा पार्टनर मदद कर देगा, अगर ऐसा विचार आपने बना रखा हो जीवन में किसी भी काम के लिए, नहीं नोट्स हम अपने पार्टनर से ले लेंगे, हमारा दोस्त नोट नहीं देगा। दूसरे के कंधे पर बंदूक बहुत दिन तक रख के नहीं चलती, अपना कंधा लीजिए। तो बात यह है, जाइए कहीं भी, बाकी सब मामला खुद ही तय होता है, खुद ही तय होता है। ट्रस्ट बिल्डिंग, हाँ बिल्कुल, यही है कौटिल्य का साम दाम दंड। डोंट बी इमोशनल। तुम्हारे जैसा सीधा बच्चा कोई नहीं है इंडिया आईआर में। इसे जो तुमने नैतिकता वगैरह की बात पढ़ी थी 4th पेपर में, भूल जाना, करेक्टर खराब कर देगा। नैतिकता किसी काम का नहीं है दोस्तों, पढ़ लीजिए, एक भी रत्ती काम आने वाला नहीं है। दुनिया बड़ी जालिम है मेरे दोस्त, विरोधाभासी नहीं। यही तो तुम्हारा भोलापन है जो विरोधाभास समझ रही हो। एक जेब में चक्कू, दूसरे में कैडबरी, विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास नहीं है। मैं तुमको कैडबरीज दूंगा जब तक तुम इतनी सीधी रहोगे, और जैसे गुस्से दिखा मैं चक्कू से, सीधी सी बात है। डोंट बी इमोशनल। और यही इमोशनल व्यक्ति की पहचान है। या तो कैसे ऐसे हो सकता है, क्या क्या होता है, अभी तो मैं पर्दे की पीछे वाली बात बता यार, में क्या क्या होता है। ओ माय गॉड, सोच नहीं सकते क्या क्या होता है, किसको कहां निपटा दिया जाता है, कैसे क्या क्या चीजें पर्दे के पीछे चलती हैं। तो लिखने वाली बातें हैं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता है जिसको जानना जरूरी नहीं है, लिखने में काम नहीं आएगा। क्या जानना जरूरी है उसको, ये सब कुछ साथ साथ चलता है। और इसलिए भौतिक रूप में सफल होना हो तो आईआर पढ़ो, क्योंकि अच्छा व्यक्ति बनने की कोई कीमत नहीं है। प्लेटो ने बिला वजह कह दिया अच्छा व्यक्ति। हम थिंकर पढ़ने क्या,
मॉरल साइंस। ये दुनिया मॉरलिटी से चलती है या शक्ति से? उगते सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है दोस्तों। कमजोर हो गए तो फिर गरीब की लुगाई पूरे गांव की भौजाई होती है। ये हाल है हमारे यहाँ। अच्छे बन के थोड़ी काम चलते हैं ना, अच्छे बन के काम नहीं चलते। इसे समझ लीजिए, सिविल सर्वेंट बन जाइए, नहीं तो ऐसे फिर भटकते रह जाएंगे। अगला हेडिंग, अगला। अगला है इंडिया चाइना। अगला इंडिया चाइना। क्या करें? पाकिस्तान हो तो क्या है? यही थे पाकिस्तान। क्या करें? यही तो क्वेश्चन आंसर हो गया। नहीं लिखा हुआ है ऐसे। अरे पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता कि पूरा क्वेश्चन आंसर बता दें कि क्वेश्चन का लिमिटेशन हो जाता है। तो पूरा भारत पाकिस्तान का जो क्रक्स मैंने बता दिया। और कोई भी चीज आ जाए भारत पाकिस्तान में, कुछ भी आ जाए, दीजिए। अब वो सही बता रहे हैं हमको। अगला है इंडिया एंड चाइना। अगला, अच्छा अब आप क्या कहते हैं कि सियाचिन सर्किल का आपको बताएं, अगर आपको लगता हो तो। भाई सियाचिन सर्किल फैक्चुअल है, सब देख लो, मेन मैंने बता दिया। बाकी कुछ बताने के बाद थोड़े है। क्या लिखा आपने? इंडिया चाइना। इंडिया एंड चाइना। और एक ही देश में सब बार बार आते हैं, एक ही देश में सब। अच्छा कोई क्वेश्चन आप बताएंगे, पूछेंगे इंडिया पाकिस्तान से? इंडिया पाकिस्तान से कोई सवाल पूछेंगे? अच्छा अगला, तो आप सवाल ढूंढ रहे हैं कई लोग। क्या करें? हाँ कल पूछ लीजिएगा। इंडिया चाइना, फिर वही बात। अब देखिए, पहला, इंडिया को तो हम जान चुके हैं, इंडिया की प्रायोरिटी क्या है और इंडिया है क्या, ये हम जान चुके हैं। अब जरा चीन को देखें। चीन क्या है? ओह माय गॉड, चीन 21वीं शताब्दी की घटना है। चीन 21वीं शताब्दी का आश्चर्य क्या है? द वंडर ऑफ 21st सेंचुरी, चाइना। चाइना 21वीं शताब्दी का आश्चर्य है, वंडर है। और चाइना, अब जरा देखिए चाइना क्या है? पहला, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। तो आप समझ लीजिए ये महाशक्ति है या सामान्य शक्ति है? महाशक्ति है। और अब देखेंगे चाइना इस समय दुनिया में हर जगह है, यू कैन फील ईच एंड एवरीवेयर। और एक समय था जब चीन माना जाता था, एक समय था जब चीन विख्यात था 10 रुपए के सामान के लिए, हर सामान 10 रुपए, हर सामान 10 रुपए। अब ऐसा नहीं है। अब देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी का सबसे पहला परीक्षण कहां से आ रहा है? ओह माय गॉड, दैट इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। 5G तकनीक का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट चाइना से आ रहा है। और जितनी हाई एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अच्छा एक बात ये भी याद रखिएगा, भले किताब से आपने पाकिस्तान पढ़ा और आपको लगता है फिर कोई इशू आपको डिस्कस करना है, फिर मैं बता दूंगा। पाकिस्तान अमेरिका में भी आएगा, फॉरेन पॉलिसी ओवरलैप करता है, हर जगह 4 बार चीजें रिपीट होंगी। एक बार आप पढ़ लीजिएगा और वहां प्रॉब्लम हुई फिर बता दूंगा। लेकिन बेसिक आइडिया तो यही है, कहीं भी कुछ देखिए आप। सेकंड, अच्छा आप देखेंगे क्यों, पहले मैं क्या करता था, पहले मैं ऐसे हिस्टोरिकल तरीके से पढ़ाता था आपको, उसमें मैंने देखा कि सब हिस्ट्री लिखना शुरू कर दिया। मैंने लगा फिर पढ़ाने का तरीका मैंने बदल दिया। उसमें गड़बड़ी आई कि ज्यादातर लोगों ने जब हम कॉपी चेक करना शुरू किया, अब हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री समझाने के लिए है,
बताने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। तो फिर उनके लिखने का तरीका ही चेंज हो गया, वो घाटा गया फिर आईआर में। इसलिए हम हमेशा इस बात को चेंज करते रहते हैं, भाई हमें तो एग्जाम के ओरिएंटेशन पढ़ना है। दूसरी बात, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और ये भी आप देखेंगे कि आज के डेट में आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जो दुनिया में रोबोट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दुनिया के सुपर कंप्यूटर में चाइना का नाम सबसे आगे आ रहा है। यानी आज की दुनिया में चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और चीन का टारगेट क्या है, अमेरिका को 2049 तक पीछे छोड़ देना। इट मीन्स अमेरिका को पीछे छोड़ने का मतलब है चीन इज चैलेंजिंग द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। ओ माय गॉड, 300 सालों में आप याद रखिए, इन पास 300 ईयर्स, जब से आधुनिक व्यवस्था बनी 1648, वेस्टफीलिया ट्रीटी, ऑर्डर हैज ऑलवेज बिन यूरो एंड अटलांटिक सेंट्रिक। जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किसका केंद्र में है, या तो यूरोप है या अमेरिका है। और जरा सोच के देखिए, पहली बार कोई एशियाई देश, चाइना इज चैलेंजिंग द यूएस हेजेमनी, चाइना इज चैलेंजिंग द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। तो चाइना किसको चैलेंज कर रहा है, उदारवादी विश्व व्यवस्था को। भाई बहुत बड़ी बात है। चाइना चैलेंजिंग द यूएस डोमिनेंस। अच्छा, यूएस के प्रभुत्व के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर लीजिएगा, आईआर में क्या है, पैक्स अमेरिकाना। आपने किताब में देखा होगा तो एक पेज में सारी शब्दावली दी गई है, उसको अच्छे से पढ़े और उन्हीं शब्दावली का बार बार यूज करने का प्रयास करिए। जियो पॉलिटिक्स, और हम एक कोशिश करेंगे कि एक साथ आपको हम यूज करें, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमी। और इसका मतलब पैक्स अमेरिकाना, पैक्स अमेरिकाना का मतलब है, शाब्दिक मतलब है पीस इम्पोज्ड बाय अमेरिका। अमेरिका कहता है हम शांति बनाते हैं, लेकिन उसके विरोधी कहते हैं इट इज ए हेजेमनी ऑफ यूएस, आधिपत्य है अमेरिका का। और आपको याद दिला दे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी बना, आज तक वो बना हुआ है। इतिहास के इतने लंबे समय में अमेरिका जैसे देश का प्रभुत्व, अरे इतना लंबे समय कोई किसी की हेजेमनी बनी नहीं पाई। उस हेजेमनी को चैलेंज कौन कर रहा है, चाइना। और कहा जाता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोल्ड वार में रसिया ने अमेरिका को चैलेंज किया, बट इट वाज ओनली मिलिट्री चैलेंज, नॉट इकोनॉमी। शीत युद्ध के दौर में रूस ने अमेरिका के प्रभुत्व को चैलेंज किया था, बट इट वाज ए मिलिट्री नॉट इकोनॉमी। अभी का चैलेंज क्या है, इकोनॉमिक। तो बल्कि इस बार से स्टेटमेंट लिखी, किसी स्कॉलर ने कहा है, इक्कीसवीं शताब्दी चीनी शताब्दी के रूप में मानी जा रही है। 21st century is considered as China century। ब्रैकेट में एंड्रू हेवुड, एंड्रू हेवुड ने बात कही है, ANDREWHAYWOOD। सो इट्स चाइनीज सेंचुरी। तो पहली बात है। और अब देखेंगे चाइना क्या कर रहा है, चाइना के इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ, मतलब इकोनॉमिक डोमिनेंस के साथ चीन का मिलिट्री में डोमिनेंस बढ़ रहा है। और पहली बार इंडियन ओशन में चीन का नेवल पावर लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना केवल इकोनॉमिक रूप में नहीं बढ़ रहा है, बट इट इज
मिलिटरली, ये सैनिक रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आज की डेट में हिंद महासागर में इसकी स्थिति तेजी से बढ़ी है। और आप देखिए, आपने सुना होगा रोड बेल्ट पॉलिसी, ओबोर, वन बेल्ट वन रोड। ओबोर के माध्यम से इवन चाइना इज इवन मेंटेनिंग इट्स फुटप्रिंट अक्रॉस द वर्ल्ड। वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से चाइना दुनिया के मतलब 50 ऐसे ज्यादा देश हैं जहां से रास्ते बना रहा है, सड़क बना रहा है। यानी गुंजाऊ से लेकर इटली तक, गुंजाऊ से लेकर इटली तक, उसमें एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उसमें सारा चीन अपना प्रभाव बढ़ाया जा रहा है। एंड दिस इज अ विजिबल इम्पैक्ट ऑफ ग्रोइंग चाइनाज पावर ओवर द वर्ल्ड। और हमने तो कभी आधुनिक इतिहास में नहीं सुना था कि किसी यूरोपीय देश का कोई पोर्ट चाइना बनाएगा, एशियाई देश बनाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में 300 साल का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, पहले नहीं, इट हैज नेवर बीन डोमिनेटेड बाय एनी एशियन कंट्री, और फर्स्ट टाइम चाइना ऐसा कर रहा है। इट इज ए चाइनीज सेंचुरी और इट इज एशियन सेंचुरी। क्या कहा जाए इसे? चाइना की शताब्दी कहा जाए या एशियाई शताब्दी कहा जाए? बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, चाइना के इकोनॉमिक उधार मतलब पूरी दुनिया में अमेरिका 400 बिलियन डॉलर के व्यापारी घाटे में है। अब बाकी तो कल्पना छोड़ दीजिए। चाइना इस समय दुनिया के अफ्रीका को सबसे बड़ी आर्थिक सहायता चाइना। मतलब ये तो कभी अमेरिका के बारे में कहा जाता था, आर्थिक सहायता तो अमेरिका यूरोप देते थे। लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आर्थिक सहायता चाइना, जापान के साथ साथ चाइना, यूएस चाइना, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट, साउथ कोरिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यानी दुनिया में 3 सामान बिक रहे हैं तो उसमें एक सामान तो चाइना का ही है। इतना बड़ा चाइना का राइज है। और दोस्तों, चाइना ने इतना उभार कर लिया है आज की डेट में। देखिए, एशिया में कई देशों का राइज हुआ, जापान का भी, सिंगापुर का भी, दक्षिण कोरिया का भी, यूएई का भी, लेकिन इनकी जनसंख्या बहुत ही कम थी। दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इट इज नॉट लेस देन अ वंडर। यकीन मानिए, ऐसा प्रभाव। चीन तो इतना आगे बढ़ चुका है दोस्तों, चीन तो इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारी इकोनॉमी के लगभग हमारी 15 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने वाली है। तो लगभग 3 गुना हमारी इकोनॉमी आगे चल रहा है। और टेक्नोलॉजिकली अभी तो हम चंद्रयान छोड़ के अपनी पीठ ठोक रहे हैं खुद से ही, कोई और नहीं ठोक रहा है, तो क्या करें। और हमारी मीडिया को ऐसा देखिए, आज तक न्यूज सुनिए तो ऐसा आप मान जाएंगे कि भारत ने चंद्रयान छोड़ के चीन को चौंकाया। अरे चीन ने काम 2003 में कर दिया है, चीन को क्या चौंकाएगा? लेकिन शायद आज तक को पता नहीं होगा। और आज तक को ये भी नहीं पता है कि ये जो हमारे टीवी है, कोई आईआर का एक्सपर्ट देखता है, वो जानते हैं आम जनता देखती है, गांव की जनता, उसको लग जाएगा हाँ भाई कुछ तो सांत्वना का आधार है, चीन को हमने पीछे छोड़ा। चीन दोस्तों इतना तेजी से आगे बढ़ चुका है। चीन तो बिल्कुल सिक्योरिटी के मामले में चीन ने पूरी सेनाओं को मॉडर्न कर दिया है। सेना के आकार के बजाय बिल्कुल वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर में, स्पेस वॉर में। अब चाइना अभी हमने ए सेट मारा है जो, वो भी चीन से कम है। चीन का जितनी हाइट पे सेट काम करता है उतनी हाइट पे हमारा नहीं है। यानी सेना के हिसाब से इंडिया इज 1/3, इकोनॉमिक के हिसाब से इंडिया 1/4। और चीन दोस्तों ऐसा शहर बन गया, ओ माय गॉड। अगर कोई आपको चीन में छोड़ दे और आपको जीके ना पता हो, जीएस ना आपने पढ़ा हो, तो आपसे पूछा जाए किस शहर में आप आए हैं, आप कहेंगे यार ऐसा तो हमने अमेरिका के बारे में सुना था, ऊंची ऊंची बिल्डिंग। हमारे कुल मिला के 4 मेट्रो बना पाए, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता। चाइना ने 60 बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया है। किसी एक शहर में चले जाइए, एक शहर में जहां फर्नीचर की दुकान है केवल फर्नीचर, जहां टीवी केवल टीवी, जहां गुब्बारा केवल गुब्बारा मिलेगा, ऐसा चाइना ने अपना डेवलपमेंट कर रखा है। और चाइना दोस्तों, अब आप देखते हैं आजकल बच्चे जो वो किंडर जॉय वगैरह खाते हैं उसमें छोटा सा खिलौना आता है, वो तो चाइना से आता है। और चाइना की अभी तो हम तो गतिमान चला रहे हैं, ये कौन सी वंदे भारत चला रहे हैं, उसकी स्पीड जितनी हमारी इंडिया के ट्रेन के फास्टेस्ट स्पीड है उतना चाइना का लोएस्ट है। 300 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन, 50 किलोमीटर का समुद्र पे हाईवे,
चीन की ट्रेन चल देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा ट्रेन चल चुकी है। जब बाहर आप देखेंगे, अच्छा अच्छा चल रही है ट्रेन, ऐसा तो हमारी ट्रेन धक धक भच भट धक धक। हमारी ट्रेन दोस्तों झूला झूलाने का, इट्स लाइक स्विंग, बच्चे खूब मजा करते हैं झूला झूलने में। इसे दोस्तों चीन इज अ चाइना इज अ वंडर। लेकिन बात और भी ध्यान रखनी है, पॉलिटिकली इट इज वन पार्टी गवर्नमेंट, एक दल का शासन है। तो चाइना क्या है, पॉलिटिकली इट्स वन पार्टी गवर्नमेंट। ये भी कमाल की बात है, इट्स वन पार्टी गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। चाइना में एक दल का शासन है, बोल बच्चन बना है। अच्छा, माना भी जाता है कि चाइना के रिवाइवल में इस पॉलिटिकल सिस्टम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चाइना में अपोजिशन जैसी कोई बात नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था तो हमारे यहाँ कहा गया, सरकार के बिल को हम राज्यसभा में ऐसे पारित थोड़े होने देंगे, राज्यसभा में रोकेंगे हम। ये देखो, हमारे यहाँ दोस्तों अंगुली करने की आदत है। लोकसभा काम को राज्यसभा रोकेगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पारित का, गोगोई महोदय बैठे हैं वो रोकेंगे। गोगोई ने भी कर दिया तो उसके बाद हम जिंदाबाद मुर्दाबाद। तो अपोजिशन, विरोध, ये तो हमारे यहाँ सामान्य बात है। चीन में विरोध करने का मौका जीवन में एक ही बार मिलता है, दोबारा न रहेंगे न विरोध करेंगे। हमारे यहाँ दोस्तों छात्र संघ के लोग जेएनयू में जब देखो तब जिंदाबाद मुर्दाबाद। चीन में सब सीन नहीं होता। चीन में एक ही बार स्टूडेंट आए थे 1989 में, सड़क पे आ गए थे, टैंक चढ़ा दिया, टैंक, आंसू बरस के बोला नहीं, टैंक चढ़ा दिया दोस्तों। 10,000 स्टूडेंट मरे। उसके बाद हिम्मत है कोई सड़क पे आ जाए? चीन का हर प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होता है और सीधा कहीं से हाईवे जाना है सीधे अनाउंसमेंट कर देगा, लोग तुरंत घर छोड़ दे, सब छोड़ देंगे। हमारे यहाँ पहले मुआवजा लेंगे, उसके बाद सड़क पर गुड़गुड़ हुक्का पी तो और मुआवजा चाहिए, लो और मुआवजा चाहिए। आपको जो देखा मेरठ एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसकी डेडलाइन बार बार चेंज हो रही है। अहमदाबाद से मुंबई अभी बुलेट ट्रेन चली नहीं, तो हम अपनी जमीन नहीं देंगे। चाइना में कहना ही मना है, शांति, धरना, प्रदर्शन, जो भी करना हो घर में कर लो, बाहर करना। इसलिए हमारे यहां जब देखो दोस्तों, चलो जंतर मंतर, चलो छू मंतर, जब देखो तभी जंतर मंतर जाते रहते हैं, धरना प्रदर्शन। नो, नॉट एट ऑल, दिस विल नॉट अलाउ इन चाइना। चाइना पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, आप जरा देखिए। यानी अच्छा, चाइना कहता है हमें बहुत शर्म एक बात की लगती है। चीन से पूछा भाई तुम्हें शर्म आने क्या? क्योंकि इंडिया हमारे बराबर अपने आप पर रखता है कि इंडिया चाइना, इंडिया चाइना। हमारा किससे मुकाबला है क्या? सच पूछिए दोस्तों, मुकाबला नहीं है। सी जिनपिंग, तो सी जिनपिंग ने अमेरिका को पानी पिला रखा है। अमेरिका परेशान है कैसे? अपने पिट्ठू, अपने पपेट किम इन जुंग के माध्यम से। किम इन जुंग ही अमेरिका को गाली दे के इंगेज रखता है। चीन जब कुछ समय बाद बोलेगा, चीन का जुंग शांत क्यों हो, गाली दो जुंग। दोस्तों पावरफुल व्यक्ति वो है जिसने 2 चमचे रखे हैं। चाइना ने 2 प्योर चमचे रखे हैं, एक नॉर्थ कोरिया से पाकिस्तान। वो इंडिया को तो पाकिस्तान से इंगेज करा देता है। इंडिया को फुर्सत मिलेगी तब चीन तरफ जाएगा। और जरा सोच के देखा भी, नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को धमकी दी, ऐसी धमकी मैंने कभी सुनी नहीं थी। और इसे धमकी अमेरिका बर्दाश्त करके चुप हो गया। नॉर्थ कोरिया ने कहा चुटकी मसल दूंगा तुमको। अमेरिका की किसकी बात कर रहा है? तुम्हारी बात कर रहा हूं। आपने देख, किम इन जुंग सिंगापुर गया था, किसने एरोप्लेन दिया था? चाइना ने। चाइना ने एरोप्लेन दिया, तब किम इन जुंग गया। और उसके पहले, चीन से वार्ता पहले किम इन जुंग चाइना गया और सी जिनपिंग ने कहा ध्यान से ये बात करना है सर, बस यही बात करूंगा मैं। इस याद रखिए, व्हाट अ पावरफुल कंट्री, ओ माय गॉड। और आप याद रखिए, टेररिज्म सबके लिए बड़ी समस्या है सिवाय चाइना के। चाइना के कोई प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी, चाइना जैसी श्रूड फॉरेन पॉलिसी शायद दुनिया में कहीं होती है। अच्छा, एक ये भी फर्क है, जो चाइनीज होते हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी ऐसे होते हैं, पता नहीं चलते। एंड हु इज द बेस्ट डिप्लोमेट? जैसे आप अगर दिख जाए कि आप खुश हैं या दुखी हैं, तो यू आर नॉट द बेस्ट डिप्लोमेट, क्योंकि आपके चेहरे दिख रहे हैं। डिप्लोमेट वो है
जो पता ही नहीं चल पाए कब खुश है कब कब दुखी है। अगर दिख गया कब खुश दुख है, यू आर नॉट अ परफेक्ट डिप्लोमेट। चाइनीज की फॉरेन पॉलिसी प्रो स्टेब्लिशमेंट, कोई भी शासन में हो, लोकतंत्र हो, तानाशाही हो, राजा का शासन हो, चलो संबंध हमारे साथ है। सब चीन के साथ चल चुके हैं दोस्त, पूरी दुनिया इस समय। और 2049 टारगेट रखा है, 2049 चीन का अभी तक रिकॉर्ड है, जो उसने टारगेट रखा उसके पहले टारगेट प्राप्त करता है। और अगर जिस दिन 2040 में 2045 में अगर चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया दोस्तों, दुनिया कैसी होगी। ये बड़ा चेंज होगा, कोल्ड वार से भी बड़ा चेंज होगा, कि कोल्ड वार में 91 में चेंज हो, उसके बाद दुनिया लगभग एज इट इज चल रही है। चाइना दोस्तों इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ हाँ, हमारी तो कोई औकात नहीं है दोस्तों, हम कहां उसके सामने आते हैं। अच्छा, कई 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 लोग ऐसे गिनते हैं उनका, अच्छा INDIA इसमें कितना अक्षर है, ये बड़ा देश है। और फिर CHIN है, चाइना। चीन 2 अक्षर, भारत 3 अक्षर। कई लोग ऐसे कंपेयर करते हैं, भारत बड़ा है। बड़ा नहीं दोस्तों, चीन ने मीलों पीछे छोड़ दिया है। और चीन के साथ हमने तो अपनी यात्रा साथ शुरू की थी, लेकिन अब चीन तो हमसे बहुत आगे चला गया। चीन को पकड़ पाएंगे नहीं। दूसरा, चीन का शक्तिशाली उभार हमारे लिए खतरा है या अवसर? क्या अवसर है वो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब देखिए चीन की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी क्या है, ये चाइना है। उसकी विदेशन की प्राथमिकताएं क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइना's फॉरेन पॉलिसी। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइनीज फॉरेन पॉलिसी? पहला अमेरिकी प्रभुत्व को काउंटर करना, काउंटरिंग द हेजेमनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। काउंटरिंग द हेजेमनी ऑफ यूएस, दैट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना। दूसरी बात है, अब अमेरिका के हेजेमनी काउंटर करना है तो दोस्त किसको बनाना है? चाइना एंड रसिया। चाइना एंड रसिया आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर। अभी चीन और रूस तो इतने तेजी से आगे बढ़ गए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जन की कहावत है पामस्टन ने, ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं, PALMESTERN, पामस्टर्न एक बड़े फेमस IR के स्कॉलर हैं। अब जैसे कई बार देखिए IR जब फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट पार्ट सारे शब्दावली कहीं मॉर्गनथाउ कोट कर दिया, कहीं केनेथ वर्ल्ड कोट कर दिया, ऐसे स्कॉलर कोट करिए। एक बात याद रखिए, पत्रकार को कोट करने से बचिए, क्योंकि जो प्रोफेसर कई बार बहुत हम डिस्प्यूटेड कई ऐसे नाम हैं जो हार्ड कोर तरीके से एक लाइन में है, उनका नाम यूज करने थोड़ा हम बचते हैं, क्योंकि अपोजिट एग्जामिनर मिल गया और घाटे होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। हम ऐसे लोगों का नाम यूज करें जिन पे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, मॉर्गनथाउ, कौटिल्य, पामस्टन, इनको तो कोई भी यूज कर देता है। तो पामस्टन ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में PALMSTERN, पामस्टन ने बड़ी अच्छी बात कही है कि देयर इज नो बडीज परमानेंट फ्रेंड, nobody's permanent friend and nobody's permanent foes. But what is permanent is national interest. न तो कोई स्थायी मित्र होता है और न कोई स्थायी शत्रु होता है। न कोई स्थायी मित्र होता है, न कोई स्थायी शत्रु होता है, केवल स्थायी हित होते हैं। ओनली परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट।
केवल हित ही स्थायी होते हैं। केवल हित ही स्थायी होते हैं। अच्छा बताइए, अब कोई भी घटना हो जाए, क्या चाइना की ये पॉलिसी बदलेगी? साउथ चाइना सी हो, कुछ भी मामला, रोड बेल्ट पॉलिसी हो। अब रोड बेल्ट पॉलिसी आ गई और आपने लिखना क्या शुरू कर दिया, रोड बेल्ट इन इन देशों से होकर गुजरेगा, यहां यहां पत्तन बनाएगा। अरे यार आईआर लिख रहे हैं कि यहां पत्तन बनाएगा? आईआर लिख रहे हैं, व्यापार करवा रहे हैं? बता देखिए, बाकी सब चीजें उसी गिर्द गिर्द आती है, फ्रेम और कहीं चलेगा आईआर में। जितनी भी कंटेम्प्रेरी चीज है, अगर कोई अधिक उत्तर लिखने में गलतियां, मान लीजिए कि रोड बेल्ट पॉलिसी आ गई, तो आपको ये पता चाइना है कौन, उसके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फिर आप रोड बेल्ट के बारे में आपका जानकारी अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी। केवल वो लिख दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने क्यों कहा कि न कोई स्थायी शत्रु होता है न कोई स्थायी मित्र होता है, मॉर्गन थाउ ने ऐसा कहा, कौटिल्य ने, पामस्टन ने कैसा कहा? क्योंकि चाइना और रशिया के बीच 1960 में झगड़ा हुआ था, कोल्ड वॉर में। एक बार झगड़ा हुआ और 1960 के पहले 1949 के बाद या 1917 के बाद रसिया और चाइना बड़ी दोस्ती थी, और 49 के बाद चाइना जब साम्यवादी हुआ तो रसिया का सबसे बड़ा पार्टनर चाइना था। ऐसी दोस्ती किसी ने नहीं देखी। दैट वाज बिटवीन रसिया एंड चाइना बिटवीन 1949 टू 1960। 60 से 90 तक झगड़ा रहा और 90 के बाद फिर दोनों एक साथ आ गए। और याद रखिए, दोनों एक साथ क्यों हैं? अब बताइए, दुनिया यूनिपोलर रहेगी या मल्टीपोलर? पोल का मतलब है सेंटर ऑफ पावर। पोल का मतलब सेंटर ऑफ पावर। तो आपका हॉस्टल यूनिपोलर है मल्टीपोलर? घर कैसा है? अच्छा, घर में एक ही व्यक्ति शक्तिशाली है, तो वो आपको ही पता होगा कि यूनिपोलर है मल्टीपोलर है। लेकिन चाइना एंड रसिया आर कमिंग टुगेदर। अभी आप देखेंगे रसिया, अब देखिए ये वर्ल्ड ऑर्डर हर जगह आएगा, तो फॉरेन पॉलिसी में लिखते हैं चीजों को डायमेंशन व्यापक। तो रसिया एंड चाइना कमिंग टुगेदर फॉर काउंटरिंग द हेजेमनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका के प्रभाव को सीमित करने के लिए आ रहे हैं, ये यूएस की पॉलिसी है। अब आप याद रखिए, अगर यूएस की ये पॉलिसी है तो सॉरी चाइना की पॉलिसी है, तो अब आपको याद दिला दें, तो यूएस के दोस्त कौन है? यूएस के दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये यूएस के एलआई हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इंडिया एलआई तो नहीं है, लेकिन इट इज जस्ट लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर। एलआई में फर्क है। मतलब एलआई कर सकते हैं लेकिन अलायंस नहीं, ये तो अलायंस है, सैनिक अलायंस इनके साथ है। नाटो के पार्टनर तो दे आर अलायंस। इंडिया में भी एलआई, नॉट अलायंस। तो ये फर्क होता है। जब हम एलआई शब्द का प्रयोग करते हैं इसका मतलब मित्र, और जब हम देखिए तीन शब्द हैं, पार्टनर, पार्टनर, एलआई और अलायंस। तो पार्टनर क्या है? पार्टनर के साथ संबंध तो हो सकता है लेकिन स्ट्रेटेजिक संबंध हो जरूरी नहीं है। अच्छा, आपका पार्टनर आपका दोस्त हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, दोस्त और पार्टनर में फर्क है कि नहीं? फर्क है। दोस्त और पार्टनर में फर्क होता है। दोस्त कौन है? जो आपके लिए हमेशा काम करता है, आपके हितों को ध्यान रखता है, उसके साथ सुरक्षा खतरे नहीं होते। पार्टनर के साथ इसलिए हम साथ हैं क्योंकि कुछ बर्डन शेयर करना चाहते हैं। भाई कमरे किराया आधा हो जाए, देयरफॉर वी आर सर्चिंग अ पार्टनर। और मुखर्जी नगर में कई बार मैं देखा बेड बिकता है, 1000 रुपए का पार्टनर चाहिए, ले लो। अच्छा, जो आपका पार्टनर है उसको आपने चूज किया, वैसे आपको मिल गया, मिल गया। तो पार्टनर हमने क्यों शेयर किया? बर्डन शेयर करने के लिए। एलआई क्यों? कॉमन व्यू है, कॉमन थ्रीट है, कॉमन इरादे हैं, मित्र है। और अलायंस एक ही सेना है, सैनिक रूप में हम एक साथ हैं, एक पर खतरा, सब पर खतरा। तो नाटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलायंस, गठबंधन, सैन्य गठबंधन। तो याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दे आर अलायंस ऑफ यूएस। इनका अलायंस है, बहुत बड़ी बात है।
यानी इनकी सुरक्षा का दायित्व किसका है? ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, दक्षिण कोरिया का। इनकी सुरक्षा का दायित्व किसका है? अमेरिका का। इन पे हमला, अमेरिका पे हमला माना जाएगा। ये अपने आप इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ये अलायंस के पार्टनर हैं। दूसरी बात आप देखेंगे, पार्टनर, एलआई और अलायंस। एलआई का मतलब क्या है? जिनके साथ सामरिक संबंध अच्छे हों, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, एलआई होगा। अब देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक शब्द का बड़ा व्यापक मतलब है। अब स्ट्रेटजी का मतलब है, जैसे जब सुरक्षा खतरे साझे हों, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब हुई? देयर शुड बी कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट, दैट इज स्ट्रेटेजिक। कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट, दैट इज स्ट्रेटेजिक। और स्ट्रेटेजिक क्या होगी? मिलिट्री पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, स्ट्रेटेजिक। हाई टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक। आपको पता है कि जब इसरो ने अभी चंद्रयान छोड़ा, तो हमारी इसरो के सेंटर कहाँ है? मॉरिशस में, ब्रुनेई में यह है। और इसरो का नासा के साथ कोऑपरेशन हो रहा है कि नहीं? स्ट्रेटेजिक। हाई टेक्नोलॉजी में, सुरक्षा के मुद्दे पर, सिक्योरिटी थ्रेट्स पे, टेररिज्म पे, ये पार्टनरशिप क्या कहलाएगी? स्ट्रेटेजिक। व्यापारिक पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक नहीं होती। ट्रेड रिलेशन नॉट स्ट्रेटेजिक। डिफेंस रिलेशन स्ट्रेटेजिक। इंडियन ओशन में साझा पेट्रोलिंग करना, स्ट्रेटेजिक। इंटेलिजेंस शेयरिंग, स्ट्रेटेजिक। हमारा सीआई के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग है, मोसाद के साथ है, आईएसआई के साथ नहीं है। इंटेलिजेंस शेयरिंग स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक में डिफेंस भी आ जाता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक टर्म इज ब्रॉडर देन द रिलेशन ऑफ डिफेंस। आगे चल के आपको बता देंगे, पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, तीनों में फर्क है। ये हम आगे आपको बताएंगे। और तो जब हम स्ट्रेटेजिक की बात करते हैं, तो वो सबसे गहरा संबंध होता है स्ट्रेटेजिक। सुरक्षा के साझे दृष्टिकोण होते हैं। और पार्टनर तो कोई हो सकता है, पार्टनर के साथ विवाद भी हो सकते हैं, संबंध भी हो सकते हैं। जो ये लाई होता है, उसके साथ विवाद, असहमतियां होती हैं, डिस्प्यूट नहीं। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसएग्रीमेंट एंड डिस्प्यूट। असहमतियां हो सकती हैं, याद रखिए। इसलिए अमेरिका का चाइना क्या है? पार्टनर है, एलआई है, अलायंस है। अमेरिका चाइना के बीच क्या रिलेशन है? पार्टनर, पार्टनर है। और इंडिया अमेरिका क्या है? एलआई। इंडिया अमेरिका अलग से हम देखेंगे, आगे हम आपको बता देंगे। स्ट्रेटेजिक और का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशन में कंपेयर भी कर देंगे। जैसे हमने जैसे हम अब देखेंगे कि जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड, देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन होता है, एलआई कौन होता है? आपको पता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमने सबसे ज्यादा किस देश के डिफेंस का यूज किया? इजराइल। ड्रोन इजराइल का, जो उसमें गाइडेड लेजर बम इजराइल का। हम कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहे हैं, हु इज सपोर्टिंग इन दैट? इजराइल। स्ट्रेटजी, ये बात आपको ध्यान रखने की है। इसे यूएस की अलायंस है। इंडिया इज नॉट अलायंस ऑफ यूएस, इंडिया इज एलाई। अलायंस का मतलब है इन पे हमला, इनका हमला, इनकी सेनाएं एक साथ रहेंगी, ये सेनाओं को एक साथ रखते हैं, इसलिए अमेरिका के दोस्त हैं। अब ये चाइना के पड़ोसी हैं। चाइना के पड़ोसी कौन? जापान। चाइना के पड़ोसी कौन? साउथ कोरिया। और इन्हीं की झगड़ा किसके हैं? ये इसलिए वजह से, इसलिए चाइना लगातार ये कोशिश करता है कि अमेरिका को बैलेंस करने के साथ साथ इन देशों को भी काउंटर करता है। इन देशों में किसी के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन के साथ नहीं है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन के साथ नहीं, रसिया का चीन के साथ है। अब इस समय रसिया दोस्तों हर मुद्दे पे चीन के साथ है। अब देखिए कितना बड़ा चेंज आ गया, हर मुद्दे पे चीन के साथ है। कहीं भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देखेंगे तो रसिया चीन के साथ आपको दिखेगा,
कहीं भी आप देखेंगे। अगला, चौथा, चाइना का प्रायोरिटी क्या है? कि व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ चाइना? चीन की प्रायोरिटी आप याद रखिए, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए वो जो ओवोर लेके जा रहा है, खास तौर पर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया। चीन इकोनॉमिक रूप में साउथ ईस्ट एशिया, चीन का इकोनॉमिक फोकस इधर है। पूरा ओबोर रोड बेल्ट प्रोजेक्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। हाँ, बस ध्यान रखने की लैटिन अमेरिका में ओबोर, वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी लैटिन अमेरिका से नहीं जाती, लेकिन अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, ये चीन के सेंटर में आ रहा है। चीन के सेंटर में आ रहा है। और दूसरी बात है, अब आप देखिए, अब सवाल है कि ये अगर चीन की पॉलिसी है तो आप देखेंगे पूरा अफ्रीका के कच्चे संसाधन को पकड़ लेना, बाजार करना। क्यों चीन इधर देख रहा है? क्योंकि नाउ ट्रेड वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड चाइना। यूएस चीन के भी ट्रेड वॉर चल रहा है। तो अब इसी में एक लाइन बस कंटेम्प्रेरी आ जाती, ट्रेड वॉर। यूएस और चाइना का भी ट्रेड वॉर चल रहा है, देयरफॉर चाइना इज सर्चिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव मार्केट। और वो क्या हो सकता है ये? अब बताइए, चीन इंडिया, अब अफ्रीका का बड़ा मार्केट है इंडिया का, पूरे अफ्रीकी देशों को मिला दीजिए तो उससे ज्यादा जनसंख्या इंडिया की है। अब बताइए, अगर चाइना की पॉलिसी है कि वो व्यापार को आगे ले जाए, चाइना और इंडिया के बीच, चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, चाइना जैसा देश इंडिया को छोड़ेगा या नहीं? इंडिया के बाजार, ओप्पो किसकी आवश्यकता है? जियोमी। अरे भारत जैसा बड़ा बाजार चीन को हमें, ओप्पो किसकी आवश्यकता है? इंडिया। जियोमी, इंडिया। और इसलिए आप याद रखिए, तो सवाल यह है, चाइना इंडिया के बाजार को छोड़ना नहीं चाहता। इंडिया इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। इंडिया है यह दुनिया का सबसे बड़ा उभरता बाजार। इंडिया इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। लेकिन सवाल यह है, चाइना इंडिया के मार्केट को देखना चाहता है। इसलिए आप देखें, डोकलाम क्राइसिस कहा जाता है, डोकलाम क्राइसिस पे चीन ने अपने आप को पीछे किया इंडिया के बाजार को नियंत्रित करने के लिए। अब जरा हमें इंडिया का परसेप्शन देखें चीन के प्रति कैसा है। व्हाट इज इंडिया नेक्स्ट हेडिंग? इंडिया का है चीन के प्रति दृष्टिकोण। अच्छा, कल तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, किताब जरा पढ़ के आप आइएगा। और इंग्लिश वाले जो इंग्लिश खत्म किताब उनके लिख दें। डज, ऑक्सफोर्ड से है, डज इंडियन एलिफेंट डांस। डी मेलोन, दैट इज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद और किताब कल आपको 8:30 पर आना है। यू शुड कम ऑन 8:30 टुमारो, 8:30 पे।